एमएल की सेकंड इंट्रोडक्शन टू फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन से ही नाम पता चल रहा है देखो कि हम जब भी कोई भी हम मशीन लर्निंग का डेटा सेट यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा डेटा सेट होता है। अब डेटा सेट अब कुछ-कुछ ऐसे फीचर्स दे देते हैं, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है आउटपुट के साथ। मतलब अगर मैं ऐसे फीचर रखूँगा, तो उससे मेरा कोई प्रेडिक्शन करने में मेरी कोई हेल्प नहीं होगी। तो उन फीचर्स को मेरे को रिमूव करना, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगे उसके डेटा सेट के ऊपर? जैसे मान लो एक डेटा सेट है जिसमें मैंने सीरियल नंबर दे रखा है, तो सीरियल नंबर का तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना आउटपुट के ऊपर। तो उस वाले को मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। अब कोई ऐसा डेटा सेट है, जैसे हाउस वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो अगर उसमें मैंने एरिया ऑफ हाउस दे दिया, तो एरिया ऑफ हाउस का तो प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि अगर जितना ज़्यादा एरिया होगा, उतना ज़्यादा प्राइस होगा। तो कोई ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, कोई ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं। और किसी-किसी का तो कुछ काम ही नहीं होता। तो ऐसे फीचर्स के बारे में पता करना, कौन से फीचर्स मेरे अच्छे होंगे, कौन से फीचर्स अच्छे फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स बकवास फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ आती है फीचर सिलेक्शन के अंदर, ठीक है? तो इसको ये फीचर इंजीनियरिंग के साथ आता है, तो नाम से याद रखना बकवास चीज़ है। हम बेस्ट पॉसिबल सबसेट ऑफ फीचर्स एंड एट्रिब्यूट्स निकालते हैं। फीचर्स एट्रिब्यूट समझ गए ना? जैसे जो कॉलम्स में जो हुँ, लिखते हैं, अगर तुम्हें आइरिस हाँ। रेट याद होगा, तो कॉलम्स में जैसे पेटल की लेंथ होगी, पेटल का हाइट होगी, पेटल का सेपल का लेंथ, सेपल की विड्थ, तो वो सारी तुम्हारी फीचर्स होते हैं, सबसेट्स होते हैं, ठीक है? तो इसको हम बार-बार कर सकते हैं जब तक हमारा मॉडल अच्छा मॉडल ना आ जाए, ऑप्टिमल मॉडल ना आ जाए। तो फीचर इंजीनियरिंग याद रखना क्या होती है, और ये सबसे पहला काम होना चाहिए कभी भी तुम अगर मैं एमएल का डेटा सेट को एमएल पे कभी भी काम करोगे, तो फीचर सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो वही है, रिडंडेंट डेटा भी रिमूव कर सकते हो जो बार-बार आ रहा है, इर्रेलेवेंट डेटा भी हटा सकते हो, ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है? आइसोलेटिंग ओनली दोज़ वेरिएबल जो कि रेलेवेंट है, ये भी बता दिया। बेस्ट सबसेट ऑफ प्रेडिक्टर्स, तो हम क्या करेंगे इसमें एंडिंग में जो हमारे पास आउटपुट जो हम फीचर्स रखेंगे, फीचर सेलेक्ट करके रखेंगे, वो एकदम बेस्ट होगा कि ये एकदम ऑप्टिमल आंसर देगा मेरे को हमेशा। तो ये इसलिए ये हमेशा क्या देता है, बेस्ट सबसेट दे देगा, ठीक? तो इसको वेरिएबल सिलेक्शन और एट्रिब्यूट सिलेक्शन भी कहते हैं। नाम में ऐसे मत कन्फ्यूज़ मत होना यार, वेरिएबल है, एट्रिब्यूट्स है, ये तुम्हें पता नहीं ये सारे कॉलम्स के नाम होते हैं, वेरिएबल, एट्रिब्यूट्स वगैरह, ठीक है? तो ऑब्वियसली ओके। अगर जितने के कम तुम्हारे वो होंगे, कॉलम्स होंगी, उतनी ही कम क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी तुम्हारी, कॉम्प्लेक्सिटी हाँ, कम तो टाइम भी कम लगेगा तुम्हारा, ठीक है? अब एक चीज़ याद रखना, फीचर सिलेक्शन और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्या करते हैं हम, जो नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स है ना, उनको रिड्यूस करेंगे। फीचर सिलेक्शन में भी क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स को रिड्यूस ही कर रहे हैं, लेकिन डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में डायमेंशंस को रिड्यूस किया जाता है, समझ रहे हो? अब डायमेंशंस को रिड्यूस करना इन द सेंस किसी 2 फीचर को कंबाइन करके एक फीचर बना दिया। जैसे मैंने बीएमआई निकाल रहा हूँ, तो मेरे को हाइट और वेट दोनों दे रहे हैं, सॉरी बीएमआई नहीं कुछ और निकाल रहा हूँ, ठीक है? और मेरे को एक बंदे की हाइट और वेट दोनों दे रखी है। तो उन हाइट और वेट की जगह 2 फी कॉलम्स की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक पर सिंगल कॉलम ले लूँ बीएमआई वाला, तो वो दोनों हाइट और वेट को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा मेरा। तो उसको क्या कहा जाता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फीचर सिलेक्शन में हम जैसे सीरियल नंबर से याद रखना, वो फीचर सिलेक्शन वाला हो जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं, सारे उस फीचर को हम रिमूव ही कर देते हैं, वो फीचर रखते ही नहीं हैं। तो ये फीचर सिलेक्शन का काम होता है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हम नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करते हैं बाय कंबाइनिंग या क्रिएटिंग एक न्यू कॉलम को क्रिएट करेंगे, किसके थ्रू, दूसरे 2-3 कॉलम्स को कंबाइन करके। समझ गए दोनों में डिफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाँ। है। और याद रखना पीसीए एक आएगा सबसे लास्ट टॉपिक, वो किसका होता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तब याद हो जाएगा, ठीक है? फीचर ओके। सिलेक्शन अभी इसका मैंने बता दिया तुम्हारा, ठीक है? ये तुम्हें पता है ना, ये जितने कम फीचर्स होते हैं उतनी कम ओवरफिटिंग होती है, हाँ, 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 ठीक है? हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब समझ के रखना कि अगर फीचर्स ज़्यादा होंगे तो ओवरफिटिंग ज़्यादा होने लगेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरफिटिंग भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा हैं तो क्या हो सकता है? तो ओवरफिटिंग हो सकती है। नंबर ऑफ फीचर्स कम है तो क्या हो सकता है? अंडरफिटिंग हो सकती है। ऐसी चीज़ें ओके। याद रखना हमेशा, ठीक है? ये स्काईकिट लर्निंग आएगा नहीं, बता देता हूँ कि ये स्काईपाई एक लाइब्रेरी है, उसके ऊपर बिल्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ होती है, नमपाई, स्काईपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सारी लाइब्रेरीज़ का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है? तो बकवास ओके। इज़ द रेंज ऑफ अनसुपरवाइज़्ड सुपरवाइज़्ड वाले एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करता है, बकवास, कुछ खास नहीं है। इसमें डेटा सेट्स के बारे में बता रखा है, ठीक है? डेटा सेट्स 3 तरीके से ये क्या करता है, ये जो लाइब्रेरी है ना स्काईकिट लर्न वाली लाइब्रेरी, ये हमें 3 तरीके से डेटा सेट लोड करने का हेल्प करती है। पहला आता है डेटा सेट लोडर्स। डेटा सेट लोडर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेज़ेंट डेटाबेस है उसको लोड कर सके। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ तुम्हें, तो पेटल सेपल वाला एग्ज़ाम्पल याद है, आइरिस वाला?
हाँ 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 उसमें हमने क्या किया था, सीधा ही हमने सिर्फ एक लाइन लिखी थी जिससे वो पूरा डेटा सेट क्या हो चुका था, लोड हो चुका था ना। हाँ तो वो होते हैं डेटा सेट लोडर्स, कि वो डेटा सेट ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसके अंदर। बाकियों को भी पता है ना, कंफ्यूज हो तो बता देना, ठीक है पीछे वाले। अब डेटा हाँ सेट फेचेस की बात की जाए, तो डेटा सेट फेचेस में कि हमें कोई रियल वर्ल्ड का डेटा सेट है उसको फेच करना है। इसमें डेटा सेट बना नहीं है, पहले से पढ़ा नहीं है, इसको हमें क्या लेके आना पड़ेगा, कहीं और से, किसी और सोर्स से उठा के लेके आना पड़ेगा, उसके अंदर फीचर सिलेक्शन करना पड़ेगा, सब चीज करनी पड़ेगी। डेटा सेट जनरेशन, इसमें हम डेटा सेट को जनरेट करते हैं रैंडमली फिल करके, कुछ ना कुछ मेथड से क्या करता है, डेटा सेट जनरेट करता है, एक्चुअल नहीं डेटा सेट। ये वाला डेटा सेट तो हमें याद ही होता है, ये जो आइरिस वाला है डेटा सेट है वो तुम्हें याद ही होगा, अगर तुम्हें, मेरे को तो याद है क्योंकि इसमें 150 ही कॉलम रोज होती हैं, इसके अंदर चार डेटा सेट, चार कॉलम्स होती हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ होती है, तीन तरह की क्लास का आउटपुट देता है। तो एक तो याद ही रखना, क्या पता अगर आइरिस वाले से ही पूछ लिया उन्होंने बाई चांस, तो इसलिए ठीक है, बाकी तो हम याद नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे डेटा सेट हैं इसके अंदर जबरदस्ती के, ठीक है। ठीक हेलो, है ठीक है। कोई हाँ तो हाँ बोल दो। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ऐसे, यस। तो ऐसे रियल वर्ल्ड का डेटा सेट है, ये हाउस वाला डेटा सेट है, इसके अंदर ये केडीसी वाला डेटा सेट है, ये ऐसे ही फालतू के हैं। ठीक है, ये जनरेटेड डेटा सेट है, मैंने बताया था ना जनरेटेड डेटा। जनरेटेड डेटा सेट में क्या होता है कि वो जनरेट करता है किसी ना किसी से, आर्टिफिशियल डेटा सेट क्रिएट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, अलग अलग तरीके होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जनरेटर, ऐसे चार याद रखना, ये तो तुम्हें याद ही होंगे, एक तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग नाम से याद रहेगा, एक रिग्रेशन, ये दो तो हमें पता ही होते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और रिग्रेशन। एमडी एक्स्ट्रा याद कर लेना, मैनिफोल्ड लर्निंग और डिकम्पोजिशन, इसमें कुछ भी नहीं बताया, तो बस मैं इतना बता, याद करने का बता रहा हूँ कि जनरेटेड डेटा सेट जो होते हैं वो चार तरीके के नॉर्मल। एक तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, तो मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था फर्स्ट यूनिट में, यही दो चीजें समझाई थी, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग, बहुत देर तक समझाई थी, तो वो चीज याद रखना। और प्लस एमडी याद कर लेना, एमडी क्या है, मैनिफोल्ड लर्निंग और डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। ये तो पता है ना कि इनके अंदर तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कि क्लासिफिकेशन का डेटा सेट निकालना है, तो उसके अंदर क्या होंगी, डिस्क्रीट क्लासेस पड़ी होंगी, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जनरेट करेगा, वो सारी कॉलम्स के अकॉर्डिंग वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ बोलो। समझ गया। ठीक है, क्रिएटिंग ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, जल्दी जल्दी बोला करो यार, ऐसे फिर खत्म नहीं होगा। ठीक है, क्रिएटिंग ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स की बात की जाए, ठीक है। तो अगर तुम्हें पता है, हमने मशीन लर्निंग किसी ने, अगर वो हमने नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी किया है यार, अगर रटा भी होगा तो तुम्हें एक लाइन याद होगी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला फंक्शन यूज करते थे हम उसके अंदर, हाँ है ना। तो वो रेशियो सबसे डिटेक्ट। पहले करते थे, है ना। तो हमें सबसे पहले फीचर सिलेक्शन करना होता है, फीचर सिलेक्शन करने के बाद हमें अपने पूरे डेटा सेट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, वो फंक्शन से याद रखना, ट्रेन सेट में, टेस्ट वाले में और वैलिडेट करने में, तीन वाले में याद रखना, ट्रेन टेस्ट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है वैसे, तो तीन याद रखना, ट्रेन, एक वैलिडेट, एक टेस्ट वाला, तीन होते हैं, ठीक है। ट्रेन, वैलिडेट और टेस्ट। अब ट्रेन, वैलिडेट और टेस्ट में सीधा मैं डिफरेंस बताऊं तुम तीनों को, ये तो कुछ नहीं है, ये तो पता है तुम्हारा पूरा एक डेटा सेट है, उसके अंदर तुमने क्या किया, अपने डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो डेटा सेट लेबल्ड है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब लेबल्ड वाले में दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा ट्रेन वाला, एक होगा तुम्हारा वैलिडेट वाला। अब एक है टेस्ट वाला, जिसमें क्या है, तुम्हारा अनलेबल्ड डेटा है, ठीक है। हाँ तो हाँ ठीक। डिफरेंस समझ आया तीनों में, कि एक लेबल डेटा सेट है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक होगा ट्रेन, एक होगा वैलिडेट, और एक और टेस्ट डेटा सेट है जिस जो अनलेबल्ड है, जिसको बोला जाता है टेस्ट डेटा सेट। तो तीनों में ये डिफरेंस होता है कि ट्रेनिंग और जो वैलिडेशन वाला होता है वो दोनों कैसे होते हैं, तुम्हारे लेबल्ड होते हैं, और जो टेस्ट वाला होता है वो अनलेबल्ड होता है, ठीक है। ट्रेनिंग वाले से हम क्या करते हैं, अपना मॉडल क्रिएट करते हैं, हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे उस मॉडल को हम फिट कर सके, समझ आए। हाँ और हाँ फिर उसके बाद वैलिडेट वाले से हम क्या करेंगे, उसको वैलिडेट करने वालेंगे हम। चला गया क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, अच्छा पुराना है क्या, सॉरी। तो वैलिडेट वाले में हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि अभी जो आया है, इसके जो मॉडल आया है उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। और टेस्ट वाले में अब हम उस अननोन डेटा सेट को क्या करेंगे, क्लासीफाई या लेबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ गए ये चीज तीनों को, क्या हाँ काम होता है इसके अंदर, हाँ हाँ ठीक है। तो अगर ओवर फिटिंग हो रही होगी तो वो सिर्फ किसको सेटिस्फाई करेगा, ट्रेनिंग सेट को सेटिस्फाई करेगा, वो वैलिडेट सेट को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये चीज समझते हो ना तुम, ये तो मैंने उसी टाइम समझाया था जब हम ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग पढ़ रहे थे। और अगर हाँ अंडर फिटिंग होगी तो वो ट्रेनिंग सेट को भी क्लासिफाई नहीं करेगा,
ठीक है? ये देखो मैंने बताया कि ये पूरा डेटा सेट था जो कि लेबल डेटा सेट था, उसको 2 पार्ट्स में, एक ट्रेन में, एक वैलिडेट में। और ये एक टेस्ट वाला डेटा सेट है जो अलग से है, जिसको अनलेबल्ड डेटा है उसके अंदर। ये चीज़ सिंपल सा याद रखना। ये मैंने बताया था ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हैं और जनरली क्या करते हैं 60% ट्रेनिंग का, 20% वैलिडेशन और 20% टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है? ठीक है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली शफल कर सकते हैं ताकि सारे डेटा सेट को हम क्या कर सकें, कंसीडर कर सकें। ऐसा ना हो कोई ना कोई वैल्यू छूट जाए हमसे। फिर टाइप्स ऑफ डेटा की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ डेटा, अब डेटा क्या होते हैं, अलग-अलग फॉर्मेट में पड़े होते हैं, ठीक है? कोई कैसा हो सकता है, देखा ही होगा तुमने, कोई रेड क्ला जैसे कोई क्लास बोल दी, तो रेड, ग्रीन, ब्लू की फॉर्मेट में पड़ा हो सकता है, या कोई डेटा अगर मैंने हाइट बोल दी, तो 123, 124 इस फॉर्मेट में पड़ा हो सकता है। तो समझ रहे हो ना दोनों में डिफरेंस कैसा है? तो जो डेटा सेट में जो डेटा है, वो अलग-अलग फॉर्मेट में तुम्हें मिल सकता है, ठीक है? तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। कॉलम्स को क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स, अभी थोड़ी देर पहले आया था। वेरिएबल्स और दूसरी चीज़ क्या थी, एट्रीब्यूट्स, ये याद रखना। कॉलम समझते हो ना, ये वाला वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। और रोज़ क्या है तुम्हारी, ऑब्जर्वेशन या केसेस से नॉर्मल है कि ऑब्जर्वेशन है कि ये इसकी पेटल लेंथ इतनी है, पेटल विड्थ इतनी है, तो इसका क्लास ये है। तो ये मेरी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे भी याद रख सकते हो तुम अगर याद रखना है तो। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ। हुँ। ठीक है? अब अगली बात की जाए तो 2 तरीके में क्लासिफ़ाई किया है, कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है? मैंने अभी तुम्हें दोनों का एग्ज़ाम्पल दे दिया। कैटेगोरिकल डेटा कैटेगरीज़ की फॉर्मेट में पड़ा होगा, जैसे येस, नो हो गया, मेल, फीमेल हो गया, रेड, ब्लू, ग्रीन हो गया। तो ये कैटेगोरिकल डेटा होता है, ठीक है? तो दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में पड़ा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके अंदर, ठीक है? कंटीन्यूअस वैल्यू हो सकती है, जैसे 123, 124 वो वाली वैल्यूज़, वो न्यूमेरिकल डेटा हो गया। अब कैटेगोरिकल डेटा भी 2 तरह के होते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। नॉमिनल है कि उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। अब जैसे मैं बोलूँ अ, येस, नो, कोई मेरे को, हाँ, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और मिडल बोल दिया, तो उनके बीच में एक ऑर्डर डिफाइन कर सकता हूँ ना कि पहले लॉन्ग आएगा, फिर मिडल आएगा, फिर शॉर्ट आएगा, है ना? हाँ। तो वो वाला डेटा सेट कैसा होता है, ऑर्डिनल डेटा सेट होता है। ऑर्डिनल, ऑर्डर डिफाइन कर पाऊँगा। और जिसमें मैं ऑर्डर नहीं डिफाइन कर पाऊँगा वो कैसा हो जाएगा मेरा, नॉमिनल, जैसे मेल, फीमेल, इसमें क्या ऑर्डर दे सकता हूँ मैं? कोई ऑर्डर नहीं है इस चीज़ का। तो उसको बोला जाता है नॉमिनल, ठीक है? अब अगला, बोल दो, हाँ, ठीक न्यूमेरिकल है, ठीक डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा की बात की जाए तो न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में पड़ा होता है, डिस्क्रीट नंबर भी हो सकता है या कंटीन्यूअस भी हो सकता है। और डिस्क्रीट नंबर कैसे हो सकते हैं, जैसे हाइट ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल कितने एक घर के अंदर रह रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। और एक कंटीन्यूअस, जैसे हाइट ऑफ पीपल की बात की तो 123 हो सकता है, 123.6 हो सकता है, 123.7 हो सकता है, तो कंटीन्यूअस भी हो सकते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, याद रखना, एक इंटरवल होते हैं और एक रेशियो वाले होते हैं। इंटरवल जो होते हैं जिसमें सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता उसके अंदर, वो होते हैं इंटरवल, ठीक है? सीधा डिफरेंस याद रखो इसका। रेशियो की बात की जाए जिसमें सारे फंक्शंस को क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेशियो हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ। हाँ। अब अगला क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है? अब ये अलग तरीके का डेटा नहीं है, ये वही डेटा है। मतलब थोड़ा-सा अलग तरीके का डिफरेंशिएशन बता दिया। वैसे मेन जो है तुम्हारे ये 2 हैं, कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, और उसमें भी मेन, इसके 2 मेन है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, और इसके मेन 2 हैं, इंटरवल और रेशियो। तुमसे पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि ये वाला ऐसा डेटा सेट दिख रहा है, जैसे ये बोल दिया कि जेंडर है, ये बताओ कौन-सा डेटा सेट है? तो तुम बोल दोगे कैटेगोरिकल। प्रैक्टिकल में कौन-सा है, नॉमिनल वाला। क्यों? क्योंकि बोलो। इसमें कोई भी ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, तो ये चीज़ याद रखना। अब क्वालिटेटिव डेटा की बात की जाए तो क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटी देगा मेरे को। अब जैसे क्वांटिटेटिव डेटा है ना, वो मेरे को क्वांटिटी देगा। अब ये इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया, देखो सुनो। क्वालिटेटिव डेटा है वो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, इन द सेंस जैसे देखो कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन हैविंग अ नंबर 82 है। तो जैसे हम टी-शर्ट्स के पीछे नंबर लिखा होता है तो उस नंबर का कोई रिलेशन नहीं होता ना, जैसे सचिन के पीछे जो भी होता है, मेरे को मैं 99 सोच रहा हूँ। तो 99 है मान लो सचिन की टी-शर्ट के पीछे। तो उसका कुछ नंबर थोड़ा है, लेकिन वो एक क्वालिटी बता रहा है ना कि जैसे अगर तुम्हें पता है बास्केटबॉल में अगर तुमने खेला ही है तो उसमें हम उस टी-शर्ट की नंबर के हिसाब से हम बोलते हैं कि इस बंदे ने फाउल किया है। वो जो रेफरी देता है वो टी-शर्ट के नंबर के हिसाब से देता है। तो वो क्वालिटी दे रहा है मेरे को। वो जो नंबर है वो मेरे को एक चीज़ बता रहे हैं कि ये बंदा था वो। मेरे को डिफाइन कर सकते हैं ना कि बंदे की बात हो रही है।
तो क्वालिटी। लेकिन मैं उसकी वजह से, उन नंबर्स की वजह से कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकता ना कि जैसे मैं 99 टी-शर्ट वाले को बोल रहा हूँ और एक 98 को, तो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 99 वाला बहुत अच्छा खेलता है और 98 वाला कम अच्छा खेलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो तो कोई भी कुछ भी नंबर रख सकता है। ये चीज़ समझ रहे हो तुम इस चीज़ को? तो जिसमें हम कोई रिलेशन नहीं फॉर्म कर सकते, बस हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन-सा होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। और क्वांटिटेटिव जैसा जिसमें हम मीनिंग दे सके, इन द सेंस जैसे मार्क्स की बात कर लो, तो 80 और 60 क्या है? मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि 80 वाला ज़्यादा है, 60 वाला कम है, तो वो कौन-सा होता है? क्वांटिटेटिव डेटा। समझ आया दोनों डिफरेंस? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक। हाँ। ठीक है? अब जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बोल दिया, टू व्हीलर्स ओन्ड बाय पीपल, कर लोगे तो तुम, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है, एक बार देख लेना, नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना फिर से, मैं बता दूँगा तुम्हें, ठीक है? बाकी मैंने तो तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है। बस 1-2 तरह के डेटा यहाँ पे मैं तुम्हें और बता देता हूँ। टाइम सीरीज़ क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज़ डेटा होता है, ठीक है? क्रॉस सेक्शनल जो टाइम सीरीज़ जो डेटा होता है ना, वो याद रखें टाइम से रिलेटेड होगा। जहाँ पे भी दिख रहा होगा ना तुम्हें कि डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम में तुम्हें क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं तुम्हारे डिफरेंस, जैसे मान लो कि हफ्ते के 7 दिन में कंपेयर कर रहे हो, महीने के 30 दिन में कंपेयर कर रहे हो, साल के टाइम ले रहा हूँ ना मैं हमेशा, टाइम के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, तो वो टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा। मान ले मैं एक ही दिन में मैं इसका चेक कर रहा हूँ कि ये बंदा क्या क्या काम कर रहा है, तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो, जैसे ये वाला देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट देयर ग्रोसरी आइटम्स फ्रॉम अ सुपरमार्केट फॉर मोर देन रुपीस 5000 फॉर 5 डेज ऑफ द वीक। लिखा है ना 5 डेज ऑफ द वीक, मतलब टाइम में चल रहा है ये, तो ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा, ठीक है? अब क्रॉस सेक्शनल भी देख लो, 2000 पीपल वर आस्क्ड वेदर वुड विन इन द अपकमिंग ईयर। एक पर्टिकुलर टाइम पे फोकस कर रहे हैं ना, एक ही ईयर पे फोकस कर रहे हैं, ऐसे 4-5 ईयर पे तो नहीं फोकस कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा। जैसे देखो, 100 कस्टमर्स गिव अ मूवी फीडबैक, 50 टिकट एक्सीलेंट, 30 टिकट एवरेज, 20 टिकट पुअर। अब देखो इन्होंने भी एक पर्टिकुलर मूवी की बात की ना, मल्टीपल मूवीज की बात नहीं की है, तो वो टाइम क्या होगा? एक ही टाइम होगा ना उस मूवी का, जैसे जिस भी टाइम पे लगी होगी, तो कौन सा टाइप हो गया? ये क्रॉस सेक्शनल वाला हो गया। समझ आ रहा है तुम्हें इन दोनों में डिफरेंस? हाँ, ठीक है। एक बार सीरीज़ डेटा बताइए वापस, टाइम सीरीज़ डेटा। अरे टाइम सीरीज मतलब तू टाइम में बात कर रहा है, मतलब मान ले एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है। जैसे ये देख, नंबर ऑफ कार पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट फॉर 7 डेज इन अ वीक। समझ रहा है कि तू अच्छा, 7 दिन कंटीन्यूअस की एक साथ ड्यूरेशन बात का कर होता रहा है है। वो। हाँ, ड्यूरेशन कह सकते हैं। जैसे इसमें देख 5 डेज़ ऑफ द वीक की बात कर रहा है, तो ये कैसा हो गया तेरा? टाइम सीरीज़ हो गया। अब जैसे देख क्रॉस सेक्शनल देख, ये 2000 पीपल से पूछ रहे हैं, एक ही ईयर के बारे में पूछ रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर ईयर के बारे में। 100 लोगों से एक ही पर्टिकुलर मूवी टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो अगर एक ही टाइम दिया होगा तेरे को, तो वो तेरा क्रॉस सेक्शनल होता है। अगर मल्टीपल टाइम दे रहे हैं तेरे को उसके अंदर, तो वो टाइम सीरीज़ होता है। मल्टीपल ऐसे दिखेगा यूजुअली 7 डेज़ ऑफ अ वीक, 5 इयर्स में या 5 डेज़ ऑफ द वीक ऐसे में दिखेगा, तो वो टाइम सीरीज़ होता है। ठीक है, समझा? ठीक है। हाँ, हाँ। ये अब मैनेजिंग कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा कैसे होता है? कैटेगरीज के फॉर्मेट में होता है, याद रखना। कैटेगरीज मैंने कल एग्जांपल दिया था, रेड ब्लू ग्रीन वाला हो गया या मेल फीमेल हो गया, वो तुम्हारा कैटेगोरिकल डेटा होता है, ठीक है? और वो भी हमने देखा दो तरह के होते हैं, नॉमिनल या ऑर्डिनल। अब देखो वो कैसे दिख रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो डायरेक्टली तो हम इसमें मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगा नहीं सकते, क्योंकि एल्गोरिथम है वो तो किसी नंबर पे काम करेगा ना हमेशा। तो नंबर पे काम करने के लिए मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, है ना? तो है ना, हाँ, सो हाँ, गए। हाँ। हाँ, हाँ। तो अब ट्रांसफॉर्मिंग नॉमिनल फीचर्स की बात की जाए, तो ट्रांसफॉर्म नॉमिनल कैसे थे? उनके बीच में कोई भी ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं नहीं थी। थी, नॉमिनल में नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। ऑर्डिनल में है। ऑर्डिनल में थी। एन से याद रखना, नो ये खुद ही बोल रहा है, नो मेरे में नहीं है, ठीक है? ऐसे याद रख लेना, ठीक है? तो नॉमिनल में नहीं है, तो हम इनको डायरेक्टली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एनकोडिंग उनकोडिंग का यूज करना पड़ेगा, वो बाद में आएगा, ठीक है? ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या एक ऑर्डर है, तो मैं एक ऑर्डर रैंक असाइन कर सकता हूँ ना, कि एक वाले को एक बोल दिया, दो वाले को दो बोल दिया, तीसरे वाले को तीसरा। जैसे लॉन्ग शॉर्ट मिडल, लॉन्ग मिडल शॉर्ट की बात करता हूँ, तो लॉन्ग को 3 दे दिया, मिडल को 2 बोल दिया, लॉन्ग को एक, सॉरी शॉर्ट को 1 बोल दिया, तो समझ गए? ऑर्डिनल वाले को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग देयर रैंक्स, जो भी उनके बीच में एक ऑर्डरिंग पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग मैं दे सकता हूँ उन्हें। लेकिन अब कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो वो देखो नॉमिनल वाले को, तो ऐसे फीचर्स जो देखो,
जिसमें कोई भी मोशन ऑफ क्या बोलते हैं वो नहीं है। यार ये नॉमिनल का है, इसका समझ जाओ सीधा, मैं बस बता देता हूँ कि अगर तुम उसमें मोशन ऑफ देखो कि अगर इन्होंने क्या समझाया है, इसमें बता देता हूँ कि जैसे अगर मैं ले लेता हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू के लिए, हाँ, इनके लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इनको डायरेक्टली जैसे मैं ऑर्डिनल वाले को कन्वर्ट कर रहा था कि इनको कुछ रैंक असाइन कर दूँ, तो ये क्या करेगा 1, 2, 3 ऐसे दे दूँगा मैं, तो मशीन लर्निंग क्या सोचेगी कि ये नंबर ज़्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ये नंबर कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ये नंबर कम है तो मैग्नीट्यूड कम होगा। एक मोशन ऑफ मैग्नीट्यूड असाइन कर रहा है इसको। लेकिन ये असली में कोई मैग्नीट्यूड तो हम दे नहीं रहे थे ना, ये तो सारी वैल्यूज़ तो क्या है मेरे लिए सेम ही है ना, हाँ, 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 हाँ। है ना? हाँ, हाँ। ठीक है? तो उसको हटाने के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं एन्कोडिंग स्कीम्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारी टाइप्स ऑफ एन्कोडिंग स्कीम्स होती हैं कि कैसे हम नॉमिनल डेटा को कन्वर्ट करें। ऑर्डिनल के लिए हम डायरेक्टली रैंक्स का यूज़ करेंगे। जैसे वन हॉट एन्कोडिंग स्कीम है। वन हॉट एन्कोडिंग स्कीम में क्या करेंगे, जितनी हमारे पास डिस्टिंक्ट क्लासेस होंगी, कैटेगरीज़ होंगी, उतने ही मैं क्या बनाऊँगा कॉलम्स बनाऊँगा, ठीक है? रेड, येलो, ग्रीन है, 3 ही है यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन बना दिया। रेड वाला है किसमें लाई कर रहा है? रेड में 1 हो गया, बाकी 0 हो गए। रेड वाला 1 में है, 0, 0 येलो ठीक है, समझ आ गया टेबल कैसे क्रिएट होता है। तो ये जो वेरिएबल्स आ गए ना, ये पूरा एक वेक्टर, इसको क्या कहा जाता है? डमी वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है? इनकी वैल्यू या 1 होगी या 0 होगी, तो किस फॉर्मेट में होगा? बाइनरी फॉर्मेट में होगा, ठीक है? याद रखना इनको डमी वेरिएबल्स या बाइनरी वेरिएबल्स भी कहा जाता है। तो जितनी क्लासेस होंगी डिस्टिंक्ट, उतने ही मेरे क्या बनेंगे? कॉलम्स बनेंगे उसके अंदर, ठीक है? है ना? हाँ, हाँ। डमी कोडिंग डमी कोडिंग स्कीम की बात की जाए, तो डमी कोडिंग स्कीम सेम होती है इसकी तरह, बस एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जितनी क्लास कैटेगरीज थी डिफरेंट, उतनी ही मेरी क्या बनी थी? कॉलम्स बने थे। तो इसके लिए ना m बने थे, इसमें m-1 बनते, एक नहीं बनता है। जैसे मान लो मैं रेड को नहीं बना रहा अभी, मान लो रेड नहीं बना रहा, तो मैं जैसे रेड के लिए क्या करूंगा, बाकी दोनों को 0 दे दूंगा। येलो के लिए तो मैं 1 0 दे ही सकता हूँ, ग्रीन के लिए 0 1, येलो के लिए 1 0। तो समझ आया तुम्हारी? जितनी हाँ, डिस्टिंक्ट क्लासेस होंगी m-1 क्या बनेगी मेरी? कॉलम्स बनेंगी। तो मैं इजीली समझ सकता हूँ अगर मेरा डमी वेरिएबल यहाँ पे सारे 0 हैं, तो वो क्या होगा? रेड क्लास में बिलोंग करेगा, जो भी मैंने हटा रखा है। ठीक है? ऐसे मैं येलो ग्रीन को हटा सकता हूँ, येलो को हटा सकता हूँ, वो मेरा मर्जी होती है। ठीक है? हाँ। अब क्या है इफेक्ट कोडिंग इसी की तरह होती है, बस यहाँ पे मैं 0 0 दे रहा था ना रेड को, मैं यहाँ पे -1 दूंगा, मतलब जिसकी कॉलम नहीं प्रेजेंट होगी उसको क्या असाइन कर देता हूँ, मैं -1 दे देता हूँ। इससे मेरा फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है, मान लो मैं यहाँ पे रेड के लिए असाइन कर रहा हूँ, मान लो इसमें बहुत सारी क्लासेस होती है, अभी तो 2 के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, रेड के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को पहले इसको चेक करना पड़ता है, फिर अगले वाले को भी चेक करना पड़ता है, फिर अगले वाले को भी चेक करना पड़ता है, अगले वाले को भी चेक करना। अगर सब में 0 होगा तो मैं इसको रेड बोलूंगा, लेकिन इस केस में मेरे को पहला ही -1 दिख जाएगा, तो मैं इजिली क्या बोल सकता हूँ कि ये रेड है। ये चीज समझ आया क्या? कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हुई मेरे इसके अंदर। हाँ। अब बिन काउंटिंग स्कीम की बात की जाए, तो बिन काउंटिंग स्कीम क्या होती है ना, इसमें बिन्स के अंदर डाला जाता है तुम्हारा, रुको यार मेरे को याद नहीं है क्या है। अच्छा, हाँ, इसको मेरे को एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है जो बता देता हूँ। कि ये ना ये थोड़ा-सा क्या बोलते हैं अलग होता है इन सब से अलग कैसे होता है? ये ना सबको प्रोबेबिलिटी असाइन करती है। क्या असाइन करती है? प्रोबेबिलिटी। अभी हमने कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं किया था। तो बिन काउंटिंग स्कीम में याद रखना कि उन सारी क्लासेस को हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से असाइन करेंगे। कि ये 95% रेड है, ये 5% ग्रीन है। ऐसा तुमने देखा होगा ना कोई कलर्स ऐसे दिखते हैं जैसे ब्लू है, डार्क ब्लू है। तो ब्लैक की तरह भी दिखता है, ब्लू की तरह भी दिखता है। तो उस टाइम पे ये ऊपर वाली एन्कोडिंग स्कीम्स तो क्या हो जाएँगी मेरी खराब हो सकती है ना, तो उस टाइम पे हम इस बिन काउंटिंग स्कीम का यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या करता हूँ मैं, उनको हर को लेबल जो भी लेबल होगा, उसको हम प्रोबेबिलिटी से यूज़ कर सकते हैं या कोई स्टैटिस्टिकल मेजर का यूज़ कर सकता हूँ उसके अंदर, ठीक है? तो जैसे देखो, हिस्ट्री ऑफ आईपी एड्रेसेस जिन्होंने डीडोस अटैक किया है इसके ऊपर, तो मैं ऐसा असाइन कर सकता हूँ कि ये वाली आईपी एड्रेस ने 90% बार कर रही है, ये वाली 80% बार कर रही है, तो अभी जो करेगी वो भी क्या कर सकती है, 80-90% वाली जो है, वही उसी ने अटैक किया होगा, तो मैं वहाँ से ज़्यादा सही रहता है। तो समझ आया तुम्हें उसके अंदर? क्यों यूज़ होता है बिन काउंटिंग स्कीम। हाँ, बस इतना याद रखना कि हाँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ यूज़ होती है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स का कोई मेजर यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली 1-0 नहीं रखता, क्योंकि डायरेक्टली 1-0 रखने की वजह से थोड़ा-सा इश्यू आ सकते हैं, जैसे मैंने कलर के बारे में एग्ज़ाम्पल दिया तुम्हें। ठीक है। अगला लास्ट है, ये तुम्हारा शायद लास्ट है, हाँ, फीचर हैशिंग स्कीम की बात की जाए, तो फीचर फीचर हैशिंग स्कीम होती है, इसमें हैश फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है?
हैश फंक्शन का यूज़ करता हूँ ना, तो इसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं खास, रुको मैं इसका तुम्हें बताता हूँ मैंने कहाँ से बोला। अच्छा, ठीक है। फीचर हैशिंग स्कीम में क्या होता है ना, याद रखना एक तो हैश वैल्यू का यूज़ करेंगे और दूसरा ना जैसे देखो, अरे नहीं यार यहाँ से नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं दिया था, एक और जगह अच्छा दिया था इन्होंने, मेरे को याद है, हाँ ये रहा डॉक्स वाले, एमएल स्टूडियो, ठीक है। तो याद रखना मैंने बता दिया हैशिंग का यूज़ करते हैं। हाँ, अब इसमें ना याद रखना कि n ग्राम्स का होता है इसके अंदर। इसके अंदर एक वो होता है n होता है, वो वेरिएबल होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर देख मेरे पास ये चीज़ होगी, तो इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाऊँगा, आई के लिए अलग क्लास बनाऊँगा, लेफ्ट के लिए अलग क्लास बनाऊँगा, दिस के लिए अलग, बुक के लिए अलग, ऐसे बनाऊँगा ना मैं क्लासेस, है ना? हाँ, समझ गया। हाँ, हाँ। ठीक है? हाँ। तो इसमें ना हम टर्म्स का यूज़ करते हैं, ग्राम्स याद रखना, ग्राम्स। तो वो एन ग्राम्स यूज़ किया जाता है, डिक्शनरी ऑफ एन ग्राम्स बोली जाती है उसके अंदर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इन पर्टिकुलर टर्म के अंदर, कि इसके अंदर 2 है, इसके अंदर देख सब में 2 दिख रही है मेरे को, तो इसको क्या बोल दूँगा, 2 ग्राम बोल दूँगा, तो 2 ग्राम के हिसाब से ये 1 ग्राम वाली चीज़ होगी, तो वो 1 ग्राम वाला हो गया, तो वो सारी चीज़ होती है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग मैं कन्वर्ट करता हूँ और फिर इनके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, पास करता हूँ। कि मैं पहले वाले में पास करूँगा, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ये आई लव दिस बुक है, तो इसके अंदर देखूँगा कि मैं ये दिस बुक भी आ रहा है इसके अंदर, ये दिस बुक आ रहा है इसके अंदर, फिर आई लव भी आ रहा है, आई लव्ड भी आ रहा है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी मैंने पहले से इनकी असाइन कर दी, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी असाइन कर दूँगा मैं। हैशिंग फीचर, अरे यार क्या इसके ना, इतना मेरे को भी क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत बस इतना पता है कि कुछ हैशिंग फीचर्स बनाते हैं इसके अंदर, कैसे बनाते हैं ये नहीं बता रखा है इन्होंने, कि ये हैशिंग फीचर बताता है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इस इन ग्राम्स की होने की कितनी है, वो उनको कन्वर्ट करते हुए कुछ फंक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से वैल्यू आती है। अब कैसे आती है वो मेरे को आइडिया नहीं है। बस याद रखना कि वो हैशिंग फीचर होते हैं, बहुत सारे हैशिंग फीचर्स बनते हैं। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितने बनाना चाहते हो। ठीक है? तो वो क्या करता है देखो, आफ्टर द डिक्शनरी ये जो हम बना रहे हैं ऊपर हाँ, डिक्शनरी, ये तुम्हारी डिक्शनरी है ऊपर। एन दिस डिक्शनरी ऑफ एनग्राम्स है। ये क्रिएट की है तुमने और ये फ्रीक्वेंसी तुम्हें समझ आ जाएगी कैसे आ रही है। फ्रीक्वेंसी देखो जो तुम्हारा यहाँ पे है कि आई लव दिस बुक है, दिस बुक की बात कर रहे हो तो दिस बुक 3 बार आ रही है, मैक्सिमम बार जो भी आ रही है उसको लिख देंगे यहाँ पे, ये तुम्हारा होता है, बकवास चीज़ होती है। ठीक है? तो वो चीज़ आई तो फिर उसके बाद क्या है, अब हमने पहले डिक्शनरी क्रिएट कर दी, डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद ये फीचर हैशिंग कोई मॉड्यूल होता है जो कन्वर्ट करता है इन डिक्शनरी टर्म्स को उनकी हैश वैल्यू के अंदर, ठीक है? तो वही कंप्यूट करता है कि वो फीचर है कि नहीं है उसके अंदर, अगर वो है तो उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देगा, नहीं है तो वैल्यू असाइन नहीं करेगा, ठीक है? तो मान लो एक कुछ हैशिंग फीचर 1 है, एक फंक्शन है जिसके अंदर जो तुम अपनी लाइन को क्या करोगे, पास करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक वैल्यू असाइन करेगा, 1 या 0 देगा। 1 मतलब वो उसके अंदर लाई कर रहा है, वो 0 मतलब उसके अंदर लाई नहीं कर रहा है। तो वो वैसे कन्वर्ट होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है ना तुम्हारे हैशिंग फीचर से, मतलब जो भी हम पढ़ रहे थे क्या है, फीचर हैशिंग स्कीम से। इससे फ़ायदा देखो क्या है, अब मेरा जो भी लाइन है, वो लाइन कैसी थी? वेरिएबल लेंथ की होगी ना, जो सेंटेंसेस होंगे, वो कैसे होंगे? वेरिएबल लेंथ के होंगे, है ना? सेंटेंसेस तो हाँ। कितने भी बड़े हो सकते हैं मेरे। हाँ। तो अब हाँ। ये देखो जो आउटपुट आ रहा है वो हमेशा कितने साइज का होगा? 3 साइज का होगा। जो हाँ। वेक्टर देगा आउटपुट वेक्टर वो हमेशा कैसे साइज का होगा? 3 साइज का होगा। तो हुँ, इससे मेरा वेरिएबल लेंथ की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो खराब हो रही थी, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं क्या कर सकता हूँ? कम कर सकता हूँ। अब लेंथ तो मेरी n साइज की है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो कितने? 3 साइज के हैं। तो कम भी हो गए ना मेरे फीचर जिसके ऊपर मेरे को एक्चुअली इन पे काम करना पड़ेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीज़ होती है फीचर हैशिंग स्कीम में। तो बस याद रखना इसके अंदर हैश फंक्शन यूज़ किया जाता है। दूसरा एनग्राम्स की डिक्शनरी क्रिएट की जाती है सबसे पहले जिसकी एक फ्रीक्वेंसी असाइन्ड होती है। फिर एक हैशिंग फीचर करके एक मॉडल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम हर सेंटेंस को पास करते हैं। अगर वो हैशिंग फीचर उसके अंदर लाई कर रहा होगा तो उसको 1 दे देगा वरना 0 दे देगा। तो वो टेबल क्रिएट हुआ। अब वो टेबल याद रखना कैसा है? फिक्स साइज़ का है। उसका साइज़ क्या है? सेम है। 3 ही साइज़ है उसका, चेंज नहीं है उसका साइज़। तो अब वो साइज़ क्या होगा? फिक्स साइज़ का हो गया। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? ईज़िली काम कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। 0 आने की जगह ना तो इसकी वज़ह से ना कोलिजन हो सकती है। कोलिजन इन द सेंस किसी के अंदर अब देखो ये क्या है सिर्फ़ 2 ही वैल्यू दे रहा है, या तो 1 दे रहा है या 0 दे रहा है, ठीक है? तो उसके लिए ना कोलिजन को रिमूव करने के लिए हम इसको नेगेटिव वैल्यूज़ भी देने लग जाते हैं कि ये -1 से 1 के बीच में लाई करने लग जाता है। तो वो साइन्ड हैश फंक्शन यूज़ किया जाता है। बस इसमें हम साइन की वैल्यू देते हैं, अब कैसे रखते हैं वो छोड़ दो, बस इतना याद रखना, काफ़ी है इतना। ठीक है?
समझ आ गया ना क्या यूज़ किया जाता है? बस वो जितना मैंने बताया कि हैश हैश फंक्शन यूज़ किया जाता है। दूसरा याद रखना एनग्राम्स की डिक्शनरी क्रिएट होती है, फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ और फिर याद रखना कि उसके अंदर फीचर देगा, वो उसके अंदर होगा तो 1 देगा वरना 0 देगा। तो आउटपुट जो हो गया वो फिक्स साइज़ का आ गया। ये इंपॉर्टेंट है फिक्स साइज़ का आउटपुट आना। फिक्स साइज़ का आउटपुट आने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। और प्रो कोलिजन्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? साइन्ड हैश फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम प्लस माइनस 1 असाइन कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे अभी हम 100 असाइन कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या असाइन कर सकते हैं? देखो यहाँ पे -1 आ सकता है, -1 आ सकता है। ठीक है, समझा ये चीज़? हाँ, समझ गया। तो वैसे मैं ऐसा कुछ होता है। तो बस याद रखना पहले वाले में तो सिंपल सा है। पहला जो हमारा नॉर्मल वन हॉट एन्कोडिंग है उसमें सबको डिवाइड कर देंगे 100 डमी कोडिंग वाले में एक को हटा देंगे, बाकी को 00 इफेक्ट कोडिंग में बस -1 दे देंगे जो लाई नहीं करता। बिन काउंटिंग में हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक वाला फीचर यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिक वाला यूज़ किया जाता है। और फीचर हैशिंग में हैश का यूज़ किया जाता है, डिक्शनरी ऑफ एनग्राम्स क्रिएट होती है, फिक्स लेंथ वेक्टर क्रिएट होता है एंडिंग में और नए कोलिजन्स को रिमूव करने के लिए साइंड हैश फंक्शंस। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। ठीक है? अब ये डायरेक्टली एमसीक्यू में आता है, अगर आएगा तो डायरेक्टली पूछेंगे कि मिसिंग फीचर्स है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे डेटा सेट के अंदर, तो वो कैसे हम हटा सकते हैं। तो मिसिंग फीचर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला पहला तो हम उसको हटा दें, रिमूव कर दें एंटायर, हट जा तू क्या कर रहा है, तू ज़बरदस्ती घुसा पड़ा है। तो उसके लिए वो क्या होता है कि रिमूव कर देंगे। तो ये याद रखना ये तभी यूज़ होगा अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे हैं। अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन ही 10 हैं और उसमें से 7 ही ऑब्जर्वेशन जो है वो भरे हुए हैं और 3 खाली हैं, तो अगर मैं तीनों को रिमूव कर दूँगा तो ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएँगे मेरे पास? कम हो जाएँगे, तो मेरा मॉडल क्या होगा? अच्छा क्रिएट नहीं होगा। तो वो चीज़ याद रखना, अगर ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे होंगे तो ये वाला मेथड क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद यूज़र सुपरवाइज़्ड मॉडल, तो उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना कि बाकी जो जो एट्रिब्यूट्स प्रेज़ेंट हैं, उनका यूज़ करके एक मॉडल क्रिएट करो और उसके थ्रू उसकी वैल्यू को क्या करो? प्रेडिक्ट करो। ठीक है, समझा है? कोई भी मॉडल यूज़ हो सकता है। सुपरवाइज़्ड भी, अनसुपरवाइज़्ड भी, मर्ज़ी होती है। तीसरा ये इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये लास्ट ये वाला जो भी अच्छा यही बोला है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है मतलब जो यूज़ करते हैं लोग, ठीक है? कि हम क्या करेंगे, उनकी जो वैल्यूज़ है ना, जो उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करें। कैसे फिल कर सकते हैं? या मीन से फिल करो या मीडियन से फिल करो या मोड की वैल्यू से फिल करो। जैसे देख लो कि बहुत सारे टॉल पीपल हैं उसके अंदर, तो जो खाली है उसको भी मैं क्या असाइन कर दूँ? टॉल असाइन कर दूँ। तो उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं, याद रखना। ये तो रिमूव कर दो पूरे ऑब्जर्वेशन को या सुपरवाइज़्ड मॉडल का यूज़ कर लो, मॉडल का यूज़ कर लो जिससे मैं प्रेडिक्ट कर सकूँ या मीन मीडियन मोड का यूज़ कर सकूँ जिससे मैं उसको फिल कर सकूँ। तो याद रखना स्काईगेट लर्निंग में क्लास क्या होती है? इम्प्यूटर होती है जिसके थ्रू हम इसको फिल कर सकते हैं। जैसे ऊपर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट था, तो वहाँ पे ये इम्प्यूटर क्लास होती है जिससे हम इसको फिल कर सकते हैं। ठीक? ठीक है, ठीक है। हुँ। अगला डेटा स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है? अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या लगाया था, फीचर सिलेक्शन लगाया। फीचर सिलेक्शन के बाद हमने उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, एन्कोडिंग स्कीम्स का यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो खाली वैल्यूज़ है उनको फिल कर दिया ताकि हमें डेटा सेट पूरा हो गया। अब डेटा सेट पूरा हो गया, अब उसपे ना हम डायरेक्टली एक सॉरी तो हम डायरेक्टली उस पे काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए हमें उसको स्केल करना पड़ेगा या नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। इनका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करता हूँ, तो लीनियर रिग्रेशन में क्या इक्वेशन बनती है? y इज़ इक्वल्स टू ax प्लस b बनती है, मैंने कल भी बताया था तुम्हें, बस लीनियर से याद रखना। तो ऐसी इक्वेशन बनती है इसके अंदर, ठीक है? तो अब ये जो इक्वेशन है, ये मैं सारे डेटा सेट से क्रिएट करता हूँ। जैसे चलो ये भी नहीं छोड़ो, चलो यही वाली सिंपल है, kNn तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं इस इक्वेशन को कैसे क्रिएट करूँगा, जो तुम्हारी सारी वैल्यूज़ हैं, उनसे क्रिएट करूँगा इस वैल्यू को, है ना? लाइन कैसे बनाते थे याद है ना तुम्हारे पास? अगर डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं तुम्हें एक्स और वाई, तो मैं लाइन खींचनी है उनके बीच, तो सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके बनाता हूँ लाइन। इतना तो पता है ना तुम सबको, मैथ्स तो पढ़ी है इतनी सी, ठीक है? तो हाँ, अब ठीक क्या है। है, तो ये जो है अगर मेरे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी होंगी, तो ये लाइन की इक्वेशन भी क्या होगी, बहुत बड़ी आ जाएगी ना मेरे पास। उसको प्लॉट करना बहुत मुश्किल आ जाएगा, वो सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी। तो उसके लिए मेरे को अपने डेटा को स्केल करना पड़ेगा। स्केलिंग समझते हो? छोटे में लेके आना। जैसे मैंने किलोमीटर में थी मेरी वैल्यूज़, उनको मैं मीटर में लेके आ गया। या मीटर वाले को किलोमीटर में लेके आ गया। तो वो चीज़ चीज़ होती है स्केलिंग। तुमने देखा ही होगा जब हम ग्राफ बनाते थे 12th के अंदर, तो हम स्केलिंग करते थे। ऊपर लिख देते हैं कि 1 पॉइंट इज़ इक्वल्स टू
20 मीटर्स ऐसे करके लिख देते थे और सबको कर देते थे। वो स्केलिंग होती है कि हम अपनी यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं कि मीटर से किलोमीटर में चले गए, किलोमीटर से मीटर में चले गए, वो स्केलिंग होती है। फ़ायदा क्या होता है? उससे जो हमारा काम करने का होगा कॉम्प्लेक्सिटी, बड़े नंबर पे काम करना इज़ ऑलवेज़ डिफिकल्ट देन छोटे नंबर्स पे काम करना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो हम स्केलिंग इसलिए की जाती है। यूजुअली स्केलिंग छोटा करने के लिए यूज़ की जाती है। नॉर्मलाइज़ेशन नॉर्मलाइज़ेशन क्या होता है ना, ये होता है नॉर्मलाइज़ करना अपने ग्राफ को। नॉर्मलाइज़ इन द सेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड उसको कुछ करना, नॉर्मलाइज़ लेके आना। मतलब नॉर्मलाइज़ कैसे समझाऊँ तुम्हें? अबे कुछ बड़ा है, कुछ नॉर्मलाइज़ेशन छोटा है, तो सबको मतलब एक ही सबको हाँ, रेंज मतलब अच्छे उसको मान लो इन द सेंस कि एक यूनिफाइड वैल्यू देना उसको, कि सबकी एक तरीके की वैल्यू दिखे मेरे को। एक ही वैल्यू दिखे नहीं, एक तरीके की वैल्यू दिखे, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वैल्यू दिखे। ऐसा ना कि किसी की वैल्यू कुछ दिख रही है, किसी की वैल्यू कुछ दिख रही है, तो उसको नॉर्मलाइज़ करना, एक अच्छा तरीके की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, वो होता है नॉर्मलाइज़ेशन। दोनों डिफरेंस होते हैं, वो चीज़ समझना। बस इतना समझ जाओ, स्केलिंग में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को छोटा करते हैं। नॉर्मलाइज़ेशन में हम उसके ग्राफ को चेंज करते हैं। ये लाइन याद कर लो, अगर तुम्हें समझ भी नहीं आया नॉर्मलाइज़ेशन, बस याद कर लेना, उसके ग्राफ को चेंज किया जाता है। जैसे तुम्हें इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया, हाँ देखो, ये ओरिजिनल डेटा था, नॉर्मलाइज़्ड डेटा में देखो ग्राफ कैसा हो गया, नॉर्मलाइज़्ड हो गया। एक पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया यहाँ पे। तो ये मीन के अकॉर्डिंग किया इन्होंने, बस इतना समझ लेना। लेकिन स्केलिंग में देखो ग्राफ चेंज नहीं हुआ है तुम्हारा, बस जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई हैं, छोटी हो चुकी है। समझ आया स्केलिंग और नॉर्मलाइज़ेशन में? यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वैल्यूज़ वैसी की वैसी, मतलब उन्होंने वो चेंज हुई है, लेकिन उसका स्केल कुछ चेंज नहीं होगा वैल्यूज़ का, बस ये डिफरेंस है दोनों में। वैल्यूज़ इसमें सेम रहेंगी, उसके अंदर वैल्यूज़ छोटी होंगी, ग्राफ बिल्कुल सेम दिखेगा तुम्हारे इसके अंदर, डेटा स्केलिंग के अंदर। लेकिन डेटा नॉर्मलाइज़ेशन में तुम्हारा ग्राफ चेंज होता ही होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मैंने वो आगे तुम्हें बता दिया कि लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन हाई सेंसिटिव होते हैं, मैग्नीट्यूड, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया। हाँ, ट्री बेस्ड मॉडल्स, ये चीज़ याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ट्री बेस्ड मॉडल्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता फीचर स्केलिंग का। स्केलिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्री बेस्ड मॉडल्स में। अगर हम पहले जैसा यूज़ कर रहे हैं, अगर फीचर सिलेक्शन करके मैं अगर फीचर स्केलिंग करके अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो उससे भी सेम ही मॉडल बनेगा, ये चीज़ याद रखना एमसीयू के लिए। ठीक है? तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, 1 यूएसडी इज़ इक्वल्स टू 100 एन में कन्वर्ट कर दिया, ग्राफ मैंने तुम्हें समझा दिया। हाँ, अब स्केलिंग के तरीके होते हैं, स्टैंडर्डाइज़्ड स्केलिंग। स्टैंडर्डाइज़्ड स्केलिंग में क्या करता हूँ मैं, अपने पहले मीन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ और उसको स्केल कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू अपने सिग्मा, सिग्मा मतलब वेरिएंस, ठीक है? ये चीज़ याद रखना डेफिनिशन। ये पहले सब्ट्रैक्ट करूँगा, रिमूव करूँगा मीन को और उसको स्केल कर दूँगा अबाउट सिम वेरिएंस। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड स्केलिंग हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना फ़ॉर्मूला। अगला क्या है, मिन मैक्स स्केलिंग। ये तो हमने पढ़ा भी था, अगर किसी को याद हो तो। मिन मैक्स स्केलिंग में की जाती है, पहले मैं अपने मिनिमम से सब्ट्रैक्ट करूंगा, डिवाइड बाय स्केल किसके अबाउट कर दूंगा, मैक्स माइनस मिन के अकॉर्डिंग स्केल कर दूंगा। ये चीज समझ आए? नॉर्मल फॉर्मूला हाँ याद रखना, मिन से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिन कर दूंगा। ठीक है? तो जो भी वैल्यूज होंगी वो किस रेंज के आ जाती है, जीरो इसमें से 0 वन से 1 के बीच में लाई करेंगे वैल्यू। और स्काईकिड लर्निंग में एक फंक्शन होता है मिन मैक्स स्केलर करके, जिससे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? रोबस्ट स्केलिंग में हम मिन मैक्स स्केलिंग की तरह ही होता है, लेकिन मिन मैक्स स्केलिंग में क्या है, ये देखो मिन मैक्स का यूज कर रहे हैं, तो मिन मैक्स के आउटलायर्स पे इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर मेरे पास एक आउटलायर है जो कि 2000 वैल्यू पे है, लेकिन मेरा जो उससे पहली जो एक्चुअल वैल्यू है वो 150 पे है, तो उसकी वजह से मेरा ये पूरा इफेक्ट पड़ जाएगा ना इसके ऊपर। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है मैक्सिमम की वजह से, है ना? हाँ है हाँ ना? हाँ 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 तो उसके उसकी वजह से हम रोबस्ट स्केलिंग लेके आते हैं। रोबस्ट स्केलिंग में इसका आउटलायर्स के ऊपर इफेक्ट ना पड़ना चाहिए। तो आउटलायर्स के इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए हम हमेशा स्टैटिस्टिकल मेजर्स का यूज़ करते हैं। उनके ऊपर कोई आउटलायर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो क्या हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू है उसको मीडियन से सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय इंटरक्वार्टाइल रेंज 1 से 3 x। ये याद है तुम्हें? 25% वैल्यू और एक 75% वैल्यू होती है। बीच में मीडियन होता था। एक करके 5 वैल्यूज़ हम करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ एक क्वेश्चन हुआ 25 करता था। फिफ्टी हाँ हाँ 5 वैल्यूज़ होती थी। पहला होता था मिनिमम वैल्यू, अगला होता है 25% कहाँ पे आ रहा है, फिर अगला होता है मीडियन 50%, फिर होता है 75% कहाँ पे आ रहा है, फिर होता है मैक्स। तो ये जो होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, उसको बोला जाता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल व्हिच इज़ 25% एंड द थर्ड क्वार्टाइल 75%। नॉर्मली याद रखो,
ये 5 वैल्यूज़ याद रखोगे तो तुम्हें कुछ याद भी नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल से लिख सकते हो कि डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। ठीक है? तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी आउटलायर्स के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, ये मतलब तो समझ रहे हो ना ये क्या लिखा है xi माइनस min x, इसका मतलब है कि हर वैल्यू xi इन द सेंस हर डेटा सेट से उसका मिनिमम सब्ट्रैक्ट करो डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस 1 करो। तो हर वैल्यू को तुम कन्वर्ट करो, यहाँ पे भी देखो xi है, ठीक है? समझ रहे हो ना? कि अगर तुम्हारे पास रेंज दे दी, उसका मतलब एक वेक्टर प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर वैल्यूज़ है तुम्हारी और बोल दिया कि मिन मैक्स स्केलिंग से इसमें से 10 की वैल्यू क्या होगी? तो निकाल सकते हो ना तुम उसको? हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक। अगला डेटा नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। डेटा नॉ बता ही दिया मैंने, मैं क्यों बताऊँ? इसमें याद रखना है कि तुम्हारा शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, ये चीज़ मैंने बता दिया। ठीक है? एक क्लास प्रोवाइड करती है, नॉर्मलाइज़र होती है जिसकी वजह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, L1 एंड L2 नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है? 3 तरह की नॉर्मलाइजेशन असाइन्ड होती थी। नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, अगर मैक्स नॉर्मलाइजेशन तो मैक्स से डिवाइड करूँगा, L1 है तो सिग्मा x से डिवाइड करूँगा, L2 है तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा x 1 के स्क्वायर से। मतलब सारे सारे डेटा वेरिएबल्स का सम है वो, सारे डेटा वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम है का रूट है, ये चीज़ है। ये समझ आ गई ये 3? तो ये मैक्स L1 और L2 नॉर्मलाइजेशंस हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी बताया था तुम्हें कि 1, 2 दे दिया, बोल दिया कि मैक्स नॉर्मलाइजेशन से इसकी वैल्यू बताओ, तो तुम कर लोगे ना x का 1 डिवाइडेड बाय मैक्स कितना होगा 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 1 हो जाएगा। L1 के लिए हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 और ठीक है, समझ आ गया ना ये चीज़? ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब सिंपल सा है तो इसलिए बना। अगला फीचर सिलेक्शन एंड फ़िल्टरिंग, ठीक है? ये तो पता है, फीचर सिलेक्शन हमने अभी तक पढ़ ही लिया था ना, तो बस इन्होंने यहाँ पे कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी को समझा दिया है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अगर ज़्यादा मेरे पास फीचर्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरे पास ओवरफिटिंग होने लग जाती है, तो वो अगर ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, तो उससे वजह से घटिया इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? न नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। दूसरी चीज़, मोर फीचर्स होंगे तो मोर कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये वर्ड से कन्फ्यूज़ मत होना, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। इसका मतलब समझो कि ज़्यादा डायमेंशंस ज़्यादा इन द सेंस कॉलम्स बहुत सारी हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे फीचर्स होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ओवरफिटिंग हो जाएगी, ठीक है? तो वो चीज़ है। ट्रेनिंग की ओवरफिटिंग की वजह से क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस ओनली ऑन द डेटा व्हिच इज़ यूज्ड ऑन ट्रेनिंग बट विल एंड अप इन पुअर परफॉर्मेंस ऑन प्रीवियसली अनसीन डेटा। ये तो समझ आया, ये नॉर्मल ओवरफिटिंग की डेफिनिशन होगी। ठीक है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता था फीचर सिलेक्शन में, एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करें, जिससे हमारा खराब भी ना हो, अच्छा मॉडल क्रिएट हो, ठीक है? ये मैंने बता दिया, बस ये नाम से कंफ्यूज मत होना, कहीं एमसीक्यू में आ गया तो क्या मतलब होता है। अब कैसे-कैसे कर सकते हैं फीचर सिलेक्शन? पहला होता है फ़िल्टर मेथड, रैपर मेथड और एम्बेडेड मेथड। अरे! ये क्या है? रुक जा यार 1 मिनट। रैपर, अच्छा एम्बेडेड में दोनों का यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है। फ़िल्टर मेथड्स होते हैं ना, तो उसमें जो फ़िल्टर्स के सिलेक्शन होती है, फीचर सिलेक्शन होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोरिलेशन के ऊपर, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। कोरिलेशन, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन तो मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। देखो जैसे है ना कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, फीचर सिलेक्शन का मैंने क्या बताया था, कैसे याद रखना है उसको? सीरियल नंबर। नहीं। सीरियल नंबर। हाँ, मैंने बताया ना याद रख सकते हो सीरियल नंबर से। हाँ, सीरियल नंबर इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, तो तुम ट्रेन कर रहे हो अपने मॉडल को, इसके वही बीच बताया कब था ना। बताया था मैंने? 2 के बीच में जब मैं डिफरेंस समझा रहा था। दूसरा क्या था वो अगर तुम्हें याद हो तो? एक फीचर सिलेक्शन होता है डायमेंशनैलिटी दूसरा। रिडक्शन हाँ, शायद। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्या एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने? हाइट वाला एग्ज़ाम्पल दिया था कि हाइट और विड्थ ले रखी है, वेट ले रखा है तो उसको किस में बना सकता हूँ मैं? बीएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि सीरियल नंबर को पूरा रिमूव करना है, तो फीचर सिलेक्शन में हमें रिमूव करते हैं हम कॉलम्स को, लेकिन उसमें मैं 2 फीचर्स को कंबाइन करके एक दे रहा हूँ, तो वो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होगा। तो वहाँ से तुम्हें डेफिनिशन याद रहेगी, इसलिए एग्ज़ाम्पल से याद रखा करो इन चीज़ों को। ऐसे ठीक है। समझा करो। ये बताया था मैं, ठीक है? तो वही चीज़ें कर रहे हैं। तो हाँ, कहाँ पहुँच गया था? पेज नंबर किसी को याद है? मेरे को तो याद नहीं है, बहुत नीचे हाँ। हाँ, चल तब तक कि मैं समझा देता हूँ। फ़िल्टर मेथड किसके ऊपर अप्रोच होती है? कोरिलेशन या म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इन द सेंस कोरिलेशन या म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि जैसे मैं सीरियल नंबर का ही एग्ज़ाम्पल लिया। तो सीरियल नंबर का बाकी किसी कॉलम से कोई रिलेशन होगा? जो बाकी जो कॉलम्स होंगे इनपुट के अंदर, कोई रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
कुछ कोरिलेशन नहीं है, तो उस कोरिलेशन देखूंगा कि ये कॉलम्स दूसरे कॉलम्स के साथ कितने रिलेटेड है। अगर कुछ ही रिलेशन नहीं है तो उसको क्या कर दूंगा, पूरे को रिमूव कर सकता हूँ। तो उस म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, उस कोरिलेशन के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, फिल्टर मेथड्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये किसी की कोई भी मॉडल के रिजल्ट के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर रहा, हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि सीरियल नंबर कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा, रिमूव कर दो। तो ये चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, और रैपर मेथड में क्या होता है, अब जो होता है ना कोरिलेशन वाले में, कोरिलेशन में क्या होता है ना कि पंगा हो सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड डेटा होगा ना तो भी पंगा होता है। ये भी याद रखना कि बहुत ज्यादा, सॉरी, बहुत ज्यादा कोरिलेशन भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम कोरिलेशन भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक मिडल वैल्यू होनी चाहिए उनके बीच में। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो भी नहीं हम यूज कर सकते। तो उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, रैपर मेथड्स का यूज करते हैं। तो रैपर मेथड में अगर तुम्हें बैकवर्ड सिलेक्शन और फॉरवर्ड एलिमिनेशन याद हो तो तुम्हें ठीक है, वरना क्या बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बेस्ट एक सबसेट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं जैसे, अगर मेरे को वो एग्जांपल मेरे को भी याद नहीं है ढंग से, एक एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ करता था कि हमें क्या है, एक सबसेट दे दिया टोटल। ठीक है, तो अब बैक फॉरवर्ड फॉरवर्ड एलिमिनेशन में क्या करता था, मैं एक पर्टिकुलर सबसेट लेता था, उस पर्टिकुलर सबसेट से देखता था कितना वो आउटपुट के ऊपर, कितना मतलब कितना अच्छा वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इन द सेंस आउटपुट और उसके अंदर कितना अच्छा रिलेशन है। अगर वो उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो उसको मैं फॉरवर्ड वाले सबसेट में डाल देता था। फिर अगला सेट लेता था, उसको देखता था कि वो फॉरवर्ड के साथ कितना अच्छा रिलेशन दे रहा है, उसको मैं उसके अंदर डाल देता था। तो इसको फॉरवर्ड एलिमिनेशन में कंसिडर करते थे। बैकवर्ड में उल्टा चलते हैं, पूरा पूरा कंसिडर करेंगे, फिर उसमें से हम बकवास वाले को रिमूव करते हैं। अगर यहाँ कहीं पे आता है तो मैं दिखा दूंगा, वरना अभी छोड़ दो। बस इतना याद रखना। रैपर मेथड्स में क्या है, रिकर्सिव अप्रोच होती है। मैंने बताया ना, एक एक करके मैं सबको यूज कर रहा हूँ, तो कैसे अप्रोच करूंगा, रिकर्सिव अप्रोच का यूज करूंगा। और बैकवर्ड सिलेक्शन और फॉरवर्ड एलिमिनेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना बस। ठीक है। ठीक है, बोल रहे कि समझ भी आ रहा है, समझ आ रहा है ना बाकियों को, भाई दो तीन समझ आ रहा है बच्चे। भाई। हाँ ये तो आ रहा है ये। अबे मनीष, बोल बोल। तूने बैकवर्ड सिलेक्शन था ना, तूने बैकवर्ड एलिमिनेशन बताया कि पिछले वाले को देख के एलिमिनेट करना है। फॉरवर्ड एलिमिनेशन होता है, बैकवर्ड सिलेक्शन होता है। बैकवर्ड सिलेक्शन होता है। अच्छा अबे ठीक है। सिंपल सी चीज है कि देख, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में खाली से शुरू करता हूँ, तो मैं सेलेक्ट मतलब वो क्या करूंगा, एलिमिनेट करते हुए जाऊंगा कि ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती, और जो चीज बचेगी वो मेरा होगा। और बैकवर्ड में क्या होता है, उल्टा पूरा भरा होता है, तो उसमें से देखता हूँ ये चीजें मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, और उसको उसके अंदर रखता हूँ और बाकी को रिमूव करता जाता हूँ। वैसे याद रख, बस छोड़ दे, इस चीज को भी छोड़ दे। बस याद रखना, रैपर मेथड में रिकर्सिव अप्रोच होती है, दूसरी चीज फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज होती है, वो टर्म याद रख लेना। ठीक है। ठीक है, अबे ऐसी याद रख लियो। बी और एफ तो तुम्हें याद ही होगा, ऐसी याद रख लियो, ऐसी सेकंड ईयर वाले। तो बैकवर्ड सिलेक्शन हो गया, फॉरवर्ड एलिमिनेशन हो गया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, यस। एम्बेडेड मेथड्स की होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा जब मैं, तो सारे दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्री बेस्ड मेथड हो गया, जिससे डिसीजन ट्री हो गया, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, वो सारे ट्री बेस्ड मेथड आते हैं तुम्हारे एम्बेडेड मेथड्स में। बस इतना याद कर लेना, ट्री बेस्ड। ठीक है, ट्री बेस्ड के ऊपर किसका इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी अगर याद हो तो, फीचर स्केलिंग का। डेटा स्केलिंग में नहीं पढ़ता था। फीचर स्केलिंग का नहीं पड़ता। डेटा स्केलिंग को, अच्छा फीचर से फीचर भाई भाई। फीचर दिख गया। ठीक है, अगली बात करें, पीसीए, ये कहीं पे वर्ड आया है अभी थोड़ी देर पहले, हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था। किसमें, टॉपिक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में आता डायमेंशनलिटी है रिडक्शन। ये। हाँ, अब तो ऐसे याद रखना है चीज को। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में एक एग्जांपल क्या याद रखना है, दोनों को कंबाइन करने हैं, हाइट और वेट को। और दूसरी चीज पीसीए क्या होता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है पीसीए, ये इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं इसको, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, पीसीए की बात की जाए, याद रखना स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक दो और थी हमारे पास, अगर हमें तुम्हें याद हो, वो एनकोडिंग वाले में हमने लास्ट की जो दो थी, वो एनकोडिंग बिन काउंटिंग वाली और फीचर हैशिंग वाली, वो स्टैटिस्टिक वाली होती है। ठीक है, तो इसकी बात की जाए तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, अपने डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, याद रखना नंबर ऑफ फीचर्स को कम करता हूँ, तो हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में आऊंगा। ठीक है, अभी किया क्यों जाता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, मैंने बताया था ना कि क्योंकि हाइट और विड्थ अगर देखोगे तो वो आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है ना।
क्योंकि वो अगर मैं किसी बंदे के कुछ क्या बोलूँ, मैं एग्ज़ाम्पल नहीं समझा पा रहा, लेकिन बस इतना समझ जाओ कि वो हाइट और वेट बहुत ज़्यादा आपस में कोरिलेटेड होने की वज़ह से हम उसको बीएमआई में कन्वर्ट करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, बीएमआई आ गया। अब बीएमआई बाकी किसी से भी क्या होगा, कोरिलेटेड नहीं होगा। तो यही चीज़ होती है इसके अंदर। मैं एक प्रोसेस है जिसमें मैं हायर डायमेंशन वाले फीचर्स को लोअर डायमेंशनल सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि अनकोरिलेटेड है। बस इतना याद रख लो कि हाइट और विड्थ था, वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड थे। उसको हमने बीएमआई में कन्वर्ट किया, जो कि किसी से भी अनकोरिलेटेड है। इतना तुम्हें याद रहेगा, तो इससे डेफिनेशन याद रहेगी कि हायर डायमेंशन से हम लोअर डायमेंशन में आ रहे हैं, जिसमें अनकोरिलेटेड डेटा आ रहा है हमेशा। ठीक है? और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, वो कैसी होगी? लीनियर और ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है? लीनियर ऑर्थोगोनल। ठीक है? इसका याद रखना, पीसीए में लीनियर होती है और कर्नल वाले में तुम्हारी बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक है? छोड़ो अभी। ठीक है? तो जो आउटपुट आएगा ना, जो तुम्हारे अनकोरिलेटेड फीचर्स आते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, नाम से याद रखना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है? अब वो ऑब्वियसली जो टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होंगे, वो तो या तो छोटे होंगे या इक्वल होंगे, वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा कितने बनेंगे। लेकिन याद रखना, या तो लेस देन होंगे या इक्वल होंगे, तो ये आ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है? और ये भी याद रखना कि ये ना जो पीसीज जो बनते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो बनते हैं, तो जो सबसे पहला वाला जो कंपोनेंट होता है ना, वो कैसा होता है, उसको वो सबसे ज्यादा वेरिएंस को कैप्चर करता है। वेरिएंस इन द सेंस कि कैसा-कैसा डेटा वेरी कर रहा है उसके अंदर, कैसा आउटपुट वेरी कर रहा है। तो जो सबसे ज्यादा वो मतलब आउटपुट पे जो इफेक्ट डालेगा ना, वो फर्स्ट पीसी डालेगा तुम्हारा, जो पहला आएगा। इतना समझ आए कि जो सबसे पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट तुम क्रिएट करोगे इसके अंदर, वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे आउटपुट के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा, तो वो सबसे ज़्यादा वेरिएंस को कैप्चर करेगा। फिर उसके बाद सेकंड पीसी होता है, वो सेकंड पीसी क्या होगा, इसी से सेम होगा, बस क्या करेगा, वो वेरिएंस थोड़ा कम कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे-ऐसे वेरिएंस कम होते जाते हैं इसके अंदर, ठीक है? ये चीज़ याद रहेगी। तो याद रखना, सबसे पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्नीक होती है, तीसरी चीज़ क्या करता है, हायर डायमेंशन को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करता है और अनकोरिलेटेड डेटा में कन्वर्ट करता है। और जो अनकोरिलेटेड डेटा है, उसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहा जाता है। और जो सबसे पहला वाला प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा वेरिएंस को क्या करता है, कैप्चर करता है। वेरिएंस कैप्चर करना इन द सेंस सबसे ज़्यादा आउटपुट पे इफेक्ट डालेगा। फिर सेकंड वेरिएंस थोड़ा कम डालेगा, थोड़ा कम वेरिएंस को कैप्चर करेगा। तो ये चीज़ याद रखना। और किसका यूज़ करता है, लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस का। ये चीज़ याद रहेगी पीसीए में। हाँ, हाँ, ठीक। समझ में आ गई? कुछ दिक्कत तो नहीं है अभी तक? ओए मनीष, प्रिंसिपल बोल कंपोनेंट बोल। क्या होता है वो बता दे एक बार। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इन द सेंस समझ ले कि जो तू, जैसे मैं हाइट और वेट को मैंने कंबाइन करके बीएमआई दे दिया ना तेरे को, है ना? हाइट हाँ और वेट्स को कंबाइन करके मैं एक बीएमआई दे रहा हूँ। तो वो जो बीएमआई है ना, वो तेरा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट बोल देगा तू उसको। जो एंडिंग में इसके जो आउटपुट आते हैं ना, आउटपुट फीचर्स जो बचते हैं, ये तूने पीसी अप्लाई किया है, कोई फॉर्मूला मान ले, कोई एक फंक्शन है पीसीए, तेरे पास एक डेटा सेट था, तूने उसके ऊपर पीसी अप्लाई किया, उसमें वो करता क्या, अभी मैंने डेफिनेशन कैसे रटी है हमने, नॉर्मल क्या कर रहा है, हाईली कोरिलेटेड डेटा को लो कोरिलेटेड में कन्वर्ट कर रहा है। तो हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में जा रहा है। तो जो आउटपुट आ रहा है ना, उसको प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहा जाता है। जो आउटपुट में जो फीचर्स बचते हैं, वो सारे इंडिविजुअल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं। समझ आया? हाँ हाँ, अरे मैं पूछ रहा था ये मतलब हाईली कोरिलेटेड होता है, उससे प्रॉब्लम क्या होती है? उससे प्रॉब्लम ये हो सकती है ना कि जैसे मान ले, जैसे एग्जांपल ही मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एग्जांपल नहीं समझा ओवरफिटिंग रहा, हो सकती है एग्जांपल ना, एक तरीके ये से। देख देख सुन, कोई बोल रहा है क्या? ओवरफिटिंग हो सकती है ना शायद। हाँ, नहीं, ओवरफिटिंग वाली बात नहीं होती, ओवरफिटिंग वाली बात नहीं। इससे ये होता है ना कि हाईली कोरिलेटेड डेटा की वजह से ये होता है ना कि वो जो, जैसे मान ली मेरे पास 5 कॉलम्स थे, उसमें से 2 कॉलम्स एक दूसरे के ऊपर हाईली कोरिलेटेड थे। तो उसकी वजह से ये होता है ना कि वो जो आपस में हाईली कोरिलेटेड डेटा होते हैं ना, वो आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट इन द सेंस कि अगर वो वैल्यू चेंज होंगी ना, तो उसकी वजह से आउटपुट भी तुम्हारा बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो वो पंगा कर देता है। इसलिए हमें उसको उसको हाईली कोरिलेटेड कॉलम्स को कंबाइन करना पड़ता है, ताकि वो एक ही कॉलम बचे। एक ही कॉलम बचे या 2 ही कॉलम बचे। तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो आउटपुट के ऊपर उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाता है एज़ कंपेयर टू अदर कॉलम्स। ये होता है, इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। बस इतना समझ जा। ठीक है। ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? और ये टेक्निक होती है, सेंसिटिव होते हैं फीचर स्केलिंग। ठीक है? याद रखना,
ट्री वाला फीचर स्केलिंग से इनसेंसिटिव होता है और पीछे सी फीचर स्केलिंग पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव करेगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है उसके कोड, ठीक है? अब प्री रिक्विजिट ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, मीन तुम्हें पता ही है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता ही है, वो फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। xi तुम्हारा नॉर्मल डेटा सेट है, x बार तुम्हारा मीन है, ठीक है? वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर होता है, मतलब ये जो है ना इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है? बकवास चीज़ होगी। कोवेरिएंस इंपॉर्टेंट है, अरे ठीक है, अच्छा। कोवेरिएंस की बात की जाए तो कोवेरिएंस होता है कोरिलेशन, कि 2 डेटा सेट है तो आपस में कैसे वो रिलेट कर रहे हैं, वो क्या, ठीक है? वो कोवेरिएंस देता है, वो रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन बिटवीन द डायमेंशंस। डायमेंशन समझते हो ना? डायमेंशंस कुछ नहीं होता, कॉलम्स को डायमेंशंस कहा जाता है इसके अंदर। तो वही चीज़ है कि 2 कॉलम्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, वो कोवेरिएंस प्रोवाइड करता है मेरे को, ठीक है? तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो बकवास है। हाँ, और याद रखना ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन और जो ये वेरिएंस होते हैं, ये वन डायमेंशन मेजर्स होते हैं। वन डायमेंशनल मेजर इन द सेंस कि ये सिर्फ़ xi पे काम कर रहा है ना, y तो कहीं नहीं दिख रहा है ना तुम्हें इसके अंदर। इसके अंदर भी ये सिर्फ़ xi के ऊपर काम कर रहा है, y तो नहीं दिख रहा। अगर y के लिए करना होगा, तुम्हें अलग से फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना? हाँ, 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 हाँ। है ना, है हाँ। ना? बोलो? हुँ। ठीक है, समझ आ गया? तो इसलिए इनको बोला जाता है कि ये वन डायमेंशनल मेजर्स होते हैं। लेकिन जो कोवेरिएंस है, अभी देखा वो क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है बिटवीन कॉलम्स। तो ऑब्वियसली ये 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स पे एक साथ काम कर रहा होगा, तो इसलिए वन मोर देन वन डायमेंशन पे काम करता है। समझ आ गया? तो वही चीज़ है, तो डायमेंशंस, ठीक है? वो बताते हैं कि कैसे वो एक-दूसरे से रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, ठीक है? ऑलवेज़ मेजर्ड बिटवीन 2 डायमेंशंस, इफ वन कैलकुलेट कोवेरिएंस बिटवीन वन डायमेंशन एंड इटसेल्फ, वेरिएंस इज़ ऑब्जर्व्ड, ठीक है? ये कोवेरिएंस ऑफ x, y लिखना है, ठीक है? और ये ऑब्वियसली x जितना y से रिलेटेड होगा, वही y उतना ही x से रिलेटेड होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी नॉर्मल। तो कोवेरिएंस ऑफ x, y क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर, yi माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, ठीक है? तो इसका क्या फॉर्मूला होता था? आ जाएगा फॉर्मूला सिंपल सा, वो देख लेंगे, ठीक है? कोवेरिएंस में मैट्रिक्स, अब तुम्हारे पास 2 से ज़्यादा डायमेंशंस हैं, तो उन सारे डायमेंशंस का देखना है कोवेरिएंस कि कैसे रिलेटेड है एक-दूसरे से। तो उसको क्या कर निकाला जाता है, ये वाली वैल्यू निकाली जाती है मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x, x, xy, xz, y, x, yy, yz, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? निकाल लोगे ना सब चीज़ें? वैसे आएगा नहीं, लेकिन फॉर्मूला आ सकता है, इसलिए फॉर्मूला याद रख लेना। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर जो हमने 11th या 12th में पढ़ी है, नहीं मैं एमएल में, सॉरी फर्स्ट एम1 या एम2 में पढ़ी है। तो आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स की बात की जाए तो क्या ही बताऊँ इसमें, ax इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x, ये आता है आइगन वैल्यूज़ की, नहीं आता तुम्हें? नहीं पढ़ा तो आता, तुमने नहीं पढ़ा, आता। नहीं मर जा तो। अरे तेरे एक तू तो ही इसलिए एक हफ्ते पहले आया था पेपर वाले में। से तेरे से पूछा था। ठीक है? तब देखो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स देखो इम्पोर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रख लिया, वरना मैं उड़ा देता। देखो एमसीक्यूज़ कैसे बनेंगे कि वो बोल देंगे कि एक मैट्रिक्स दे दिया, अब उसका आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर बताओ तुम्हें, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कैसे निकालना होता है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स? तो बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूँ और वो लैम्डा टाइम्स x दे दे मेरे को, तो जो x है वो मेरा क्या हो जाता है, आइगन वेक्टर हो जाता है। तो वो आइगन वेक्टर होता है। आइगन वेक्टर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का, अगर उससे मैं उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ, अगर वो लैम्डा टाइम्स x दे दे, अब ये लैम्डा है ना, ये स्केलर होता है, याद रखना, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। तुम्हें पता है ना कि एक वेक्टर, तो पता है ना तुम्हें कि वेक्टर बताऊँ? पता है, पता है, पता है। हुँ, तो ये ऐसा दिखता है, ये वेक्टर है। तो अगर मैं किसी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करता था, तुम्हें याद है, या उसका मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ये तो पता है ना, मैग्नीट्यूड घट सकता है, कम हो सकता है, जैसे मैं हाँ, हाँ, क्या बोल रहा था? पता है। हाँ, अच्छा, पता नहीं क्या बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो। तो वो चीज़ है, तो वो क्या होगा ना, जब अब ये देखो इससे प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से इसकी लैम्डा की जैसे बिहेव कर रहा है, वैसे ये दोनों बिहेव करेंगे। तो ये चीज़ होता है उसको, ठीक है? तो ये जो x जो तुम्हारा आता है, उसको आइगन वेक्टर कहा जाता है, और जो लैम्डा आता है, उसको आइगन वैल्यू कहा जाती है। ठीक है? तो अगर तुमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, तो आइगन वैल्यू होगी, x की वैल्यू निकाल दी, तो वो आइगन वेक्टर होगी। अब कैसे निकाली जाती है, तो देखा जाता है। तो तुमने मान लो कि ए जो है तुम्हारा ये है, अरे ये तूने डायरेक्टली दे दिया, छोड़ो उसे, इसको। हाँ, कंप्यूटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है? एबीसीडी है, ठीक है? तो एक्स तुम क्या करोगे, एज्यूम करोगे कुछ भी। क्या एज्यूम करोगे, इन्होंने सीधा ही फॉर्मूला दिया है ना।
वैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे निकाला जाता है, जहाँ तक मेरे को जितना याद है। देखो ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है ना, तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे इसको इस साइड शिफ्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, ax माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो x कॉमन निकाल लोगे तो क्या बनेगा, x कॉमन निकालोगे तो a माइनस लैम्डा आई बनेगा। समझ आया? हाँ हाँ a माइनस लैम्डा आई बनेगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा, है ना। हाँ हाँ तो अब देखो x 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम पहले से एज्यूम करते हैं नॉन जीरो वेक्टर है। तो 0 क्या हो सकता है, सिर्फ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 हो सकता है तुम्हारा। हाँ हाँ तो उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम सिर्फ। देखो a माइनस लैम्डा आई को जब मैं सॉल्व करूंगा वहां से मैं a तो मेरे को पता ही होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता ही है तुम्हें कि सिर्फ कॉलम्स में 1 होगा बाकी जगह 0 होगा, कॉलम इन द सॉरी डायगोनल में 1 होगा और बाकी जगह 0 होगा। तो तुम वहां से सब चीज निकाल सकते हो, तो लैम्डा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो ना तुम, अगर तुम्हें कुछ भी देगा। हाँ कुछ याद नहीं है, आइगन वैल्यू आइगन ये तो सीधा ही दे देगा बेवकूफों की तरह। अरे आइगन वैल्यू अरे यार बस इतना याद कर लो, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 तुम्हें सेटिस्फाई करना है, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। और लैम्डा एक स्केलर है, i तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, a तुम्हें हमेशा गिवन होगी ही होगी। ठीक है, लैम्डा आ गया तुम्हारे पास, x तुम आ कुछ गया। अज्यूम कर लेना, वहां से तुम a तुम्हें पता ही होगा तो तुम वहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, जो यहाँ पे इन्होंने जैसे ABCD दे दी, इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कि तुम्हें फॉर्मूले से याद रखना, फॉर्मूले से रखो। ट्रेस पता ही है तुम्हें, जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, उसको ट्रेस कहा जाता है। डिटर्मिनेंट तुम्हें आता है AD माइनस BC होता है। ठीक है, तो उन दो वहां से अगर तुम्हें लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है तो वो चीज आ जाएगी t/2 प्लस अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 4/d। या तो तुम डायरेक्टली करो जो मैं तुम्हें बताया था, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, वहां से करोगे वहां से भी सेम वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं कुछ भी लिखता रहता हूँ पागलों की तरह। हाँ, ये देखो ये मैंने बताया ना, e माइनस लैम्डा आई, इसको अगर 0 कर दोगे तो ठीक है। तो अगर ये चीज आ गई तो तुम्हारे पास लैम्डा, अब तुम्हें क्या है, v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, x1 या x2 एज्यूम कर लिया। ठीक है, x1 x2 एज्यूम कर लिया, लैम्डा की वैल्यू तुमने 3 निकाल दी है, तो एक बार लैम्डा की वैल्यू 3 डालो और 3 डाल के x1 और x2 की इक्वेशन आ जाएंगी तुम्हारे पास, 8x1 माइनस 4x2 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। वहां से x1 और x2 की वैल्यू आ जाएंगी, उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। इतना समझ आया? हाँ तो इसमें लैम्डा की वैल्यू एज्यूम कर रखी है ना, क्या है? निकाली है ना इन्होंने, ऊपर 3 आई है देख। अच्छा ठीक। तो वहां से तुम्हें बस आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज मैंने दोनों ही बता दी है तुम्हें, नॉर्मल तरीके से भी, और इन्होंने जो फॉर्मूला बताया उससे भी बता दिया मैंने। तो बिल्कुल याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली वो मैट्रिक्स देके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पूछ सकता है। ठीक है, अब अब किसी बात, हाँ स्टेप, हाँ अब पी से कैसे कैलकुलेट होता है वो तो देखें। तो पी से इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास कोई भी डेटा सेट दे रखा है, एक्स और वाई का डेटा सेट दे रखा है, ये बकवास बकवास प्लॉट कर रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालनी होती है, ये चीज याद रखना। तो सी निकाला, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई वगैरह चीज, दो वेरिएबल्स का निकाल लिया, कोवेरियंस आ गया। कोवेरियंस आने के बाद हम क्या करते हैं, ये मेरी एक्चुअल मैट्रिक्स होगी जिसका मैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालूंगा। समझ गए, ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज हो जाए मैट्रिक्स होगी, इसकी मैं आइगन वेक्टर निकालूंगा सबसे पहले। मेरे पास आइगन वेक्टर आ गया, एक आ गई ये वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है, और एक और आ गया मेरे पास, दो होंगे। हाँ, दो है क्या, E1 E2, ये रहे ना E1 E2। बेसिकली ना क्या होता है ना, देखो जैसे जितने तुम्हारे पास लैम्डा आएंगे ना उतने ही तुम्हारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे, ये तो तुम समझ रहे हो ना इस बात को। हाँ ये ठीक है, तो वही चीज की है इन्होंने पहले। इसके जैसे अगर क्वाड्रेटिक, अगर दो वाला होगा ना, जैसे ये 2 वाली 2x2 मैट्रिक्स है तो इसके दो आइगन वेक्टर्स आएंगे। 3x3 मैट्रिक्स होती है तो उसके 3 में आते हैं, यूजली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो चीज की उन्होंने वो निकाला, लैम्डा निकाला, लैम्डा निकालने के बाद उन्होंने E1 निकाला। E1 निकालने के बाद वो कॉलम में, अब यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारी जो वैल्यू आएंगी वो तो कॉलम्स में आएंगी, अभी हमने पीछे देखा। तो अभी इसको हमें रो में कन्वर्ट करना है। रो में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, इनका क्या करो, डिस्टेंस निकालो, अंडर
रूट ऑफ 0.9275 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर निकालो, ये आएगा 1.363 आएगा। इन दोनों को वैल्यूज को डिवाइड कर दे इससे और इसको कॉलम रो में लिख दे, समझा? ये वैल्यूज तुम अगर देखोगे जैसे 0.92 और यहाँ पे क्या है 1.3, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, 0.92 डिवाइडेड बाई 1.33 था ना? अरे यार मैंने डिवाइड कर दिया, ये कंफ्यूजन रहती है हमेशा। वो वैल्यूज कितनी आ गई? 0.707 आ गई। हाँ मतलब मैंने तो पूरा नहीं लिखा, 0.9275 बोल लिख ही देता हूँ, तुम बोलोगे मैंने क्या बोल दिया। 75 और 1.363 कितनी आई? भी नहीं आई क्या? 0.68 आ गई, देखा? 0.868 आ गई यहाँ पे वैल्यू। तो इन्होंने क्या किया, बस इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया और उसको कॉलम में लिख दिया। तो समझ आ गया कैसे तुम्हें कॉलम वेक्टर को कन्वर्ट करना होता है। अगर तुम्हें ये दे दिया E1 और तुम्हें बोल दिया कि अब मेरे को इसका पी मतलब वो बताओ कि आइगन जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैसे आएगी, तो उसको बस ये क्या करना है, अंडर रूट ऑफ इनका पूरा डिस्टेंस निकालना है और डिवाइड कर देना उससे, ठीक है? तो ऐसे तुम्हारे पास आइगन वेक्टर्स का पूरा भरा हुआ आ जाएगा। अब तुम्हें, अब देखो ये तो हमने क्या निकाल दिया, फाइनल वैल्यू निकाल लिया, लेकिन हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में एक प्रिंसिपल कंपोनेंट सेलेक्ट करना पड़ता था। तो उस प्रिंसिपल कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इन द सेंस कि इसका अंडर रूट ऑफ 6.6803 प्लस 0.733, वो डिस्टेंस निकालोगे इन दोनों वैल्यूज का, और इन दोनों वैल्यूज का डिस्टेंस ये तो निकाल लोगे ना। हाँ तो जिसका भी सबसे ज्यादा होगा ना, वो तुम्हारी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होती है। अब तुम्हें सोच रहे होगे कि इन्होंने कैसे बोल दिया, मैं तुम्हें डायरेक्टली अगर दिखाऊं तो ये 0.68 है, ये 0.73 है, तो ये भी 0.73 है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी। मान लो इसको काट देते हैं, ये 0.67 है, ये 0.68 है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली ऊपर वाले की ज्यादा आएगी, सिर्फ तुम स्क्वायर करके ऐड करूंगा, हाँ है ना? हाँ ठीक है। हाँ बस वो तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गया। तो ऐसे प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाला जाता है। तो ये भी याद रखना चाहिए कि तुम्हें ये दे दिया एंडिंग में कि आइगन वेक्टर्स हैं इसके, तो तुम्हें बताओ इनमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन सी है, तो ऐसे निकाल देना सिंपल सा। तो तुम्हारा अब ये खत्म हो गया चैप्टर, बस ये दो छोटे छोटे घटिया टॉपिक है, मेरे को भी समझ नहीं आता, जो कि बता देता हूँ क्या चीज़ें इनके अंदर, ठीक है? नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है ना, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का यूज किया जाता है। तो इसमें भी ना ये भी काम होता है तुम्हारे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए ही यूज किया जाता है, जहां तक मेरे को याद है। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। वैसे जितना याद है मेरे को, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है V, उसको मैं दो छोटी छोटी मैट्रिक्स में डिवाइड कर रहा हूँ, W और H, और उनका साइज हमेशा क्या होगा, V से छोटा होगा दोनों का। तो उसको बोला जाता है मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। इन द सेंस देखो, V का साइज है m क्रॉस n, तो W का साइज क्या होगा, m तो होगा ही होगा क्योंकि पहला है, क्रॉस k, और H का साइज क्या होना चाहिए, k क्रॉस n। ये समझ आया कैसे इनका साइज है? हाँ 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 ठीक है? तो अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स का साइज क्या हो गया, हमेशा V से छोटा ही होगा। अगर K की वैल्यू मैं M और N से छोटी रखूं तो ऑब्वियसली W और H का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये वो चीज याद रखना हमेशा, ठीक है? तो नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन में एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, उसको मैं दो छोटी छोटी मैट्रिक्स में सब में बुक करता हूँ, क्या बोलते हैं, डिवाइड करता हूँ, ठीक है? तो वो क्या होता है, इससे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स का जो साइज है वो ऑब्वियसली छोटा आ रहा है। छोटा आने की वजह से मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी वो क्या होंगी, दोनों में कम होंगी। कम होने का मतलब मेरा क्या, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हुई, ठीक है? इन मैट्रिक्स को W और H जो है उनको क्या कहा जाता है, फैक्टर मैट्रिक्सेस कहा जाता है, ठीक है? और वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। नाम से याद रखना, नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। NMF भी कहा जाता है। तो NMF कह दिया तो तुम सोचना कि क्या लिख दिया है, मत सोचना ऐसा, ठीक है? किसने दिया था, बकवास चीजें होंगी, ठीक है? अब इसमें मेरे को कुछ खास लगा नहीं था, बकवास चीजें हैं, छोड़ दो। मेरे को कुछ पता नहीं क्या है इसमें, ठीक है? बस ये याद रखना, ये ज्यादातर इमेज रिकग्निशन में यूज होता है। अगर इसका एडवांटेज देखा जाए तो इमेज रिकग्निशन के अंदर इसको यूज किया जाता है। इमेज के अंदर टेक्स्ट प्रोसेसिंग, म्यूजिक ट्रांसक्रिप्शन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है। बस इतना काफी है, मेरे को इतना याद, मैं खुद इतना याद रखूंगा, आगे तुम देख लेना। स्पार्स पीसीए, अभी पीसीए मैंने देखा था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। वो क्या होता था, क्या करते थे उसके अंदर, हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते थे। मैंने एग्जांपल से याद बीएमआई वाले एग्जांपल से, ठीक है? तो उसमें क्या था कि जो डेटा था वो हाईली कोरिलेटेड डेटा था, उसको मैं कन्वर्ट कर पा रहा था छोटे वाले में, ठीक है?
मान लो अगर वो डेटा हाईली कोरिलेटेड नहीं है तो क्या मैं पीछे पीछे लगा पाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि पीछे हमेशा याद रखना हाईली कोरिलेटेड जब डेटा होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो तब मेरा काम होता है स्पार्स पीसीए। स्पार्स पीसीए भी सेम है, पीसीए की तरह ही होता है, बस उससे थोड़ा सा वेरिएंट होता है क्योंकि ये उसके ऊपर काम कर पाते हैं जिसमें हमारे पास हाईली कोरिलेटेड डेटा नहीं होता। ठीक है, बस इन्होंने इतना ही समझा रखा है। ठीक है, और वो स्पार्स नहीं है, ठीक है, बस इतना ही बता रखा है। इसको जल्दी कंप्यूट कर सकते हैं और स्टैटिस्टिकल रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। हाँ, इसमें लैसो, अच्छा लैसो वाला अभी आया नहीं है ना? क्या आ गया लैसो? नहीं लैसो रिज नहीं नहीं आया आया। ना? चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे, ये थर्ड यूनिट में ज्यादा, अगर मेरे को याद है, अगर अभी तक नहीं आया तो उसका थर्ड यूज करके इसको स्पार्स निकाला जाता है। बस इतना पता है मैंने, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ पता नहीं है। बस याद रख लेना इसका ये होता है बीटा अपॉन बीआई, कुछ ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ बीआई ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, ऐसे कर करके नॉर्मलाइजेशन होती है। बस इतना ही पता है मेरे को। ये स्पार्स पीसी और पीसी में डिफरेंस पता है क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसमें जब हाइली कोरिलेटेड डेटा नहीं होता है तब यूज़ किया जाता है स्पार्स पीसी को। और दूसरी चीज़, वो अगर जो मैट्रिक्स कन्वर्ट कर रहा हूँ वो अगर वो बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ है, स्पार्स मैट्रिक्स याद है तुम्हें? स्पार्स और डेंस मैट्रिक्स हाँ होती उसमें थी। ज्यादा बहुत जीरो होते थे जो पार्ट में। हाँ, तो जब हमारे, अगर मैं उसको पूरे डेटा सेट को कन्वर्ट कर रहा हूँ उसके अंदर, और अगर बहुत सारी ज़ीरो आ रही हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, तो तब मैं अपनी स्पार्स पीसीए का यूज़ करता हूँ तब। ठीक है? ये चीज़ होगी तो थोड़ा-सा कंप्यूट फास्ट कर सकता हूँ, और दूसरा लैसो और जिस उन दोनों का यूज़ करता हूँ। वो उस टाइम बता दूँगा, तब मेरे को वो याद रहेगा तो होगा। ठीक है? तो बस याद रख लेना, नॉर्मलाइजेशन बीटा आई अपॉन बीटा लिखा जाता है, कुछ बीटा-बूटा कुछ यूज़ किया जाता है। कर्नल पीसीए मैंने उस टाइम बताया था कि जो नॉर्मल पीसी होता है वो किसके ऊपर काम करता है? लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये याद रखना है, लीनियर के ऊपर काम करता है। लेकिन जो कर्नल होता है जब वो लीनियर सबस्पेस से हट जाता है, कि इन द सेंस कि मान ले कि एक डेटा सेट है, ऐसा डेटा सेट है, अगर इनको देखोगे तुम्हें सारे पॉइंट क्या लगेंगे? सेम लगेंगे। लेकिन अगर मैं इसको इस कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं, इसका डायमेंशन 3 डायमेंशन में लेके चला जाऊं, तो अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ? डिफरेंशिएट कर पाऊंगा ना, कि ये एक प्लेन पे है और ये इस प्लेन के ऊपर लाई कर पा रहे हैं, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ ना। तो एक ऐसा डेटा जो कि 2 डायमेंशन में, मतलब 2 डायमेंशन इन द सेंस कम वाले डायमेंशन में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा, लेकिन ज्यादा वाले डायमेंशन में डिफरेंशिएट हो पा रहा है, तब हम कर्नल पीसीए का यूज किया जाता है। तो कर्नल पीसीए में हम जो डायमेंशन है रिड्यूस नहीं करते, हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, इन द सेंस समझ रहे हो? ज्यादा करना, समझ रहे हो अभी तक? तो हाँ अगर डेटा कॉम्प्लिकेटेड है और कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन लीनियर सरफेस, तो वहां पे हम स्टैंडर्ड पीसीए यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हम कर्नल पीसीए का यूज किया जाता है। तो हम नॉन लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो is used for mapping data to higher dimensions with the data is not linear होना, अच्छा मतलब यहाँ पे डेटा कन्वर्ट हो गया, वो लीनियर बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो बस वो हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जो डेटा आ रहा है नया, उसको हम लीनियरली सेपरेट कर सके। तो देखो, आर स्क्वायर को आर क्यूब में कन्वर्ट करें, तो तुम्हें मैंने बता दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कर्नल फंक्शंस होते हैं, ये पॉलिनोमियल कर्नल फंक्शन, गॉसियन। गॉसियन जब भी होता है ना, गॉसियन याद रखना एक्सपोनेंशियल में आता है, ई की पावर में लिखा जाता है। ठीक है, जो जो भी होता है, और 2 सिग्मा स्क्वायर अगर रहता है, ठीक है, वरना याद रखना गॉसियन वाला हमेशा ई की पावर में होता है। पॉलिनोमियल नॉर्मल पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में दिखेगा, एक्स की पावर टी वाई प्लस सी वाले में। ठीक है, डिराइव करने का बकवास है, बकवास है बस। इसमें ये कुछ फंक्शन है, उसको सेंट्रल कर्नल फंक्शन, ऐसे मतलब बहुत तरह के अलग अलग तरह के कर्नल फंक्शंस होते हैं हमारे पास। कन्वर्ट करने का, डिराइव करने का तरीका दिखा रखा है। स्टेप्स क्या यूज किया जाता है, अगर तुम्हें याद रखना रख लेना, वरना फालतू की चीज है। एक कर्नल फंक्शन लो, उसको नॉर्मलाइज कर्नल फंक्शन में कन्वर्ट करो, उसके लिए आइगन वैल्यूज निकालो, और वही चीज आउटपुट निकल जाएगा तुम्हारा। सेम ही चीज है, आइगन वैल्यूज तुम्हें निकालनी ही पड़ेंगी हर जगह पे। ठीक है, अब लास्ट चीज है इसके अंदर, लास्ट टॉपिक है एटम एक्सट्रैक्शन इन डिक्शनरी लर्निंग। इसमें इन्होंने कुछ खास दिया नहीं है इसके बारे में, तो मैं बता देता हूँ क्या चीज़ मेरे को समझ आई थी। इसमें ना हम क्या करते हैं कि हम सारी चीज़ों को नहीं कंसिडर करते। हमारे पास मान लो बहुत बड़ा डेटा सेट है, हम पूरे डेटा सेट को नहीं कंसिडर करेंगे, हम उसके एक पर्टिकुलर सबसेट को कंसिडर करेंगे। उस सबसेट के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, हम एक सैंपल स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पार्स डिक्शनरी ऑफ एटम्स, स्पार्स समझ लो, कम यूज कर रहे हैं, साफ को नहीं कर रहे हैं, तो डिक्शनरी ऑफ एटम्स क्रिएट करेंगे, सिमिलर टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे ये एक इनपुट डेटा सेट है, उसमें से हमें एक डिक्शनरी फाइंड करनी है डी। ठीक है, डिक्शनरी डी, अब जैसे मैं तुम्हें क्या समझाऊं, रुक जाए एक मिनट, वो सोचने दो। हाँ जैसे, हाँ
हाँ, सेंटेंस वाला एग्ज़ाम्पल लो। तो सेंटेंस वाले एग्ज़ाम्पल में जैसे मान लो कि मेरे को कोई सेंटिमेंट एनालिसिस करनी है या स्पैम फ़िल्टरिंग करनी है, तो मेरे पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को लूँगा जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। जैसे मैं पीसी क्या बोलता था मेरे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, वो क्या होते थे जो आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे थे, तो उनको मैं क्या कह देता था, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहा देता था ना। तो वही सेम चीज़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं स्टार्ट ही वहाँ से करता हूँ। इसमें कोई पीसी वाला फ़ॉर्मूला नहीं लगाऊँगा। इसमें मैं स्टार्ट ही एक सबसेट बनाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा मेरे ऊपर, किसके ऊपर? आउटपुट के ऊपर। तो वो डिक्शनरी लर्निंग होती है। डिक्शनरी क्या होंगे? उसके अंदर वर्ड्स पड़े होंगे, एटम्स पड़े होंगे। इसमें एटम्स कहा जाता है, वर्ड्स नहीं कहा जाता, याद रखना, ठीक है? डिक्शनरी ऑफ एटम्स फ़ॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर। वो क्या अच्छा कुछ भी एक रैंडम सैंपल होगा। सैंपल इन द सेंस छोटा पार्ट होगा, सबसेट होगा तुम्हारे एक्चुअल सेट का, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है कि ये जो हमने सेट अज़्यूम किया है स्टार्टिंग वाला जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है मेरे आउटपुट के ऊपर, उसका कितना वेट्स होगा, हर का कितना वेट है, मतलब x1 का कितना वेट है, x2 का कितना वेट है, इन सब का वेट। वेट इन द सेंस जैसे मैंने उसमें दिखाया था n ग्राम्स वाले में, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी थी ना, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो मर्ज़ी होती है। तो हमारा मेन काम क्या होता है इसमें, टारगेट क्या होता है उसका कोरेस्पोंडिंग वेट फाइंड करना, बस यही है। फिर ऑप्टिमाइज़ेशन, फिर हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इस लॉस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, बस ये करना होता है। 2 काम होते हैं, एक तो मैं सबसे पहले वेट फाइंड करना, वेट इन द सेंस फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, और दूसरा इस लॉस फंक्शन को क्या करना, कम करना। ये लैसो और रिज रिग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अगर तुम्हें अभी नहीं पता होगा, ठीक है? ये चीज़ होती है इसके अंदर, बस इतना ही है काफ़ी।